बात करने वाले हैं थेनेटोलॉजी पार्ट 1। दो वीडियो थेनेटोलॉजी के, ये थेनेटोलॉजी का वीडियो नंबर 1 और एक और है जो है वीडियो नंबर 2। ठीक है, थेनेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द डेथ की स्टडी होता है, उसको बोलते हैं थेनेटोलॉजी। इसको डिफाइन किया गया है 46 आईपीसी के अंतर्गत। इसके अंदर क्या होता है, सेसेशंस ऑफ द ब्रेन स्टेम फंक्शन, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, एज डिफाइंड बाय द डिक्लेरेशन ऑफ द सिडनी के द्वारा ऐसा डिफाइन किया गया है। एक होता है फोरेंसिक टेपोनोमी, इसमें होता है स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोस्टमार्टम प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन रिमेन। ठीक है, पोस्टमार्टम प्रोसेस का स्टडी और इंटरप्रिटेशन करना वो है फोरेंसिक टेपोनोमी। एक होता है कोरेलिन प्लेटलेट्स थ्रोम्बस। कोरेलिन प्लेटलेट्स थ्रोम्बस ये फीचर्स होता है आपका एंटीमार्टम थ्रोम्बस का, नॉट पोस्टमार्टम, एंटीमार्टम थ्रोम्बस का फीचर्स होता है कोरेलिन प्लेटलेट्स थ्रोम्बस। इसके अंदर क्या होता है, ये ग्रेस रेड कलर का होता है, लाइन ऑफ जहन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, लिटिल कोरल शेप मासेस होता है, तो लिटिल कोरल शेप मासेस होता है, लाइन ऑफ जहन प्रेजेंट होती है, ग्रेस रेड कलर का होता है, एंटीमार्टम थ्रोम्बस का ये आपका खास फीचर्स होता है कोरेलिन प्लेटलेट्स थ्रोम्बस। इसके अलावा और आईपीसी होती है 44, 45, 46, 51, 54, पांचों इंपोर्टेंट है, एक बार देख सकते हो आप। नेक्स्ट आता है आपका मैनर ऑफ द डेथ। क्या क्या मैनर्स हो सकते हैं डेथ के दौरान थेनेटोलॉजी के अंतर्गत। सबसे पहले आ जाता है आपका इसके अंतर्गत अननेचुरल डेथ और नेचुरल डेथ। ठीक है, ये है अननेचुरल डेथ, दिस इज द नेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ के अंतर्गत अपन पढ़ सकते हैं, अननेचुरल डेथ के अंतर्गत एक्सीडेंटल हो सकती है, होमिसाइडल हो सकती है और सुसाइडल हो सकती है। तीन टाइप की हो सकती है, एक्सीडेंटल, होमिसाइडल और सुसाइडल। अननेचुरल डेथ तीन टाइप की होती है। उसके ये तो है आपका मैनर ऑफ द डेथ। उसके बाद है आपका मोड ऑफ द डेथ। मोड ऑफ द डेथ के अंतर्गत है या तो डेथ कोमा की वजह से होगी, ब्रेन में है तो कोमा की वजह से होगी, हार्ट के अंदर सिनकोप की वजह से होगी और लंग के अंदर एस्फाइक्सिया की वजह से डेथ होती है। तो तीन इसके मोड होते हैं मेनली, एस्फाइक्सिया, सिनकोप और कोमा। ये तो है मोड ऑफ द डेथ। और मैनर है होमिसाइडल, एक्सीडेंटल, सुसाइडल और नेचुरल डेथ। उसके बाद आता है आपका बाइसेप्स ट्राइपॉड ऑफ द लाइफ। बाइसेप्स ट्राइपॉड ऑफ द लाइफ, बाइसेप्स ट्राइपॉड ऑफ द लाइफ के अंतर्गत अपन देख सकते हैं, सबसे पहले होता है ब्रेन फंक्शन। ब्रेन फंक्शंस के अंतर्गत आता है इनसेंसिटिविटी एंड लॉस ऑफ द वॉलंटरी पावर। जब ब्रेन फंक्शन बंद हो जाते हैं तो सबसे पहले होता है इनसेंसिटिविटी एंड लॉस ऑफ द वॉलंटरी पावर। उसके बाद आपका आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के बाद में आपका आता है रेस्पिरेशन। तो तीन खास चीज होती है, उसको बोलते हैं बाइसेप्स ट्राइपॉड ऑफ द लाइफ। लाइफ का बाइसेप्स ट्राइपॉड है जिसके अंदर ब्रेन फंक्शन, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को अपन चेक करते हैं, वो आपका टेस्ट होता है, वो होता है विंस्लो टेस्ट के द्वारा करते हैं। यदि ये तीनों ही स्टॉप हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सोमेटिक डेथ हो चुकी है पेशेंट की। इसको बोलते हैं एट्रिया मोर्टिस, सोमेटिक डेथ या एट्रिया मोर्टिस बोलते हैं। उसके बाद में सोमेटिक डेथ होने के बाद में 2 से 3 घंटे तक के इंटरवल को बोलते हैं सुप्रावाइटल स्टेन। सुप्रावाइटल स्टेन 2 से 3 घंटे के नेक्स्ट टाइम को बोलते हैं। इसके दौरान अपन ऑर्गन की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और इसके अंदर एक खास फिनोमिना मिलता है, उसको बोलते हैं जस्को फिनोमिना या टेंडन रिएक्शन प्रेजेंट होती है। जस्को फिनोमिना या टेंडन रिएक्शन अपन को मिलती है और सुप्रावाइटल इंटरवल 2 से 3 घंटे के बाद में सेल्स की सेलुलर डेथ हो जाती है। इसको बोलते हैं मोलिक्यूलर डेथ, सेलुलर डेथ या मोलिक्यूलर डेथ इसको बोलते हैं। उसके बाद में अपन देख लेते हैं कि जस्को फिनोमिना होता क्या है। जस्को फिनोमिना क्या होता है मेनली, तो जस्को फिनोमिना होता है, इसको बोलते हैं, आपने बोला था टेंडन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये होता है मस्कुलर चेंजेस होता है डेथ के बाद में। डेथ के बाद में मस्कुलर चेंजेस होता है जब अपन क्वाड्रिसेप्स को अपन स्ट्रंग करते हैं या हिट करते हैं तो पटेला का अपवर्ड मूवमेंट होता है। ये आपका सीन होता है सुप्रावाइटल इंटरवल के दौरान। इसके दौरान अपन या इसको बोलते हैं ऑर्गन हार्वेस्टिंग टाइम। ठीक है, सुप्रावाइटल इंटरवल या ऑर्गन हार्वेस्टिंग टाइम भी इसको बोलते हैं। क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रंग करते हैं तो अपवर्ड मूवमेंट होता है पटेला का। जस्को फिनोमिना को बोलते हैं टेंडन रिएक्शन बोलते हैं। ये सब चीज मिलती है आपकी ऑर्गन हार्वेस्टिंग टाइम या सुप्रावाइटल इंटरवल के दौरान। आगे अपन बात कर लेते हैं डिसेक्शंस ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी का डिसेक्शन होता है, वो अपन किससे करते हैं, तो अपन करते हैं रेचियोटोमी सॉ से करते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं ब्रेन डेथ की। ब्रेन डेथ के अंदर कौन कौन से क्राइटेरिया है जो ब्रेन डेथ या ब्रेन स्टेम डेथ को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है आपका हार्डवर्ड क्राइटेरिया। ये इंडिकेट करता है कॉर्टिकल ब्रेन डेथ। कॉर्टिकल ब्रेन डेथ को इंडिकेट करता है। कॉर्टिकल ब्रेन डेथ के अंतर्गत एपनिया आता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है, नो मूवमेंट, और एब्सेंट रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, पेशेंट होता है अनरेस्पॉन्सिव होता है, और अपन इसका कंफर्मेटरी होता है, ईईजी के अंदर मिलती है अपन को आइसो इलेक्ट्रिक ईईजी, दिस इज द कंफर्मेटरी। ठीक है, तो इसके अंदर एक एपनिया, नो मूवमेंट, एब्सेंट रिफ्लेक्स, अनरेस्पॉन्सिवनेस एंड आइसो इलेक्ट्रिक ईईजी, ये 5 खास चीज इसके अंतर्गत होती है। सेकंड क्राइटेरिया आता है मिनीसोटा क्राइटेरिया। ये डिफाइन करता है ब्रेन स्टेम डेथ को। इसके अंदर है ऑल क्राइटेरिया मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द 2 आवर एंड बी डिक्लेयर्ड बाय द 2 डॉक्टर। इसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ऑल क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए 2 घंटे के लिए और 2 डॉक्टर के द्वारा डिक्लेयर होने चाहिए। इसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया प्रोटोकॉल या मिनीसोटा क्राइटेरिया, ब्रेन स्टेम डेथ को डिफाइन करता है। उसके बाद में आता है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट, इंप्लीमेंटेड हुआ था 1994 के अंदर। अमेंडमेंट इसका किया गया था 2011 के अंदर। इसका नाम चेंज किया गया था ह्यूमन ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्ट, ह्यूमन ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्ट। इसमें पनिशमेंट होता है, अनऑथराइज्ड ऑर्गन अपन रिमूव करते हैं तो इसके अंतर्गत पनिशमेंट होता है। कितना होता है पनिशमेंट, ये देख लेते हैं अपन। सबसे पहले इसके अंदर अनऑथराइज्ड अपन ऑर्गन को रिमूव करते हैं तो 10 साल की जेल होती है और 20 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का फाइन होता है। 20 लाख से 1 करोड़ तक का फाइन होता है। नेक्स्ट अपना आता है पनिशमेंट फॉर द टिश्यू ट्रैफिकिंग एंड टिश्यू की तस्करी की जाती है तो कितना 3 से 5 साल की जेल होती है और 10 लाख रुपए तक का फाइन होता है। 10 लाख रुपए तक का फाइन होता है, 3 से 5 साल की इसके अंदर अगर अपन को जेल होती है। ट्रांसप्लांट बिटवीन द ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में ट्रांसपेरेंट होता है तो ये आपका एलो होता है। इसको बोलते हैं स्विचिंग बिटवीन द फैमिलीज के बीच में स्विचिंग हो रही है। डोनेशन और रिसीविंग है आपका, एक ग्रैंड पेरेंट्स है और एक ग्रैंड चिल्ड्रन है।
एक बात खास है नोट करना, यूरिनरी ब्लैडर है, इसको कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर नेवर ट्रांसप्लांटेड, खास बात है। उसके बाद में आती है सस्पेंडेड एनिमेशन। क्या होता है, खास बात है, बार बार क्वेश्चन से आता है, इंपॉर्टेंट चीज है सस्पेंडेड एनिमेशन, ठीक है। सस्पेंडेड एनिमेशन आपकी क्या चीज है, बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, नो साइन ऑफ द लाइफ बट ए लाइफ, लाइफ का कोई भी साइन नहीं है बट वो जिंदा है। स्टॉपिंग ऑफ द लाइफ प्रोसेस बाय द एक्सोजिनस या एंडोजिनस, ठीक है। स्टॉपिंग लाइफ के प्रोसेस को स्टॉपिंग करना विदाउट टर्मिनेटिंग द लाइफ इटसेल्फ, लाइफ अभी तक गई नहीं है, रिससिटेशन करके अपन लाइफ को दोबारा ला सकते हैं, ठीक है ना। लाइफ अभी तक टर्मिनेट नहीं हुई है पर लाइफ के प्रोसेस को स्टॉप किया जा रहा है, स्टॉपिंग की जा रही है, बाय एक्सोजिनस या एंडोजिनस किया जा सकता है। इसका रीजन है कि इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम किया जाता है ड्यू टू डिक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसके अंतर्गत क्या क्या कारण होते हैं, पहला होता है ए मतलब है एनेस्थीसिया, प्रोलॉन्ग्ड एनेस्थीसिया, ए का मतलब है एनेस्थीसिया या प्रोलॉन्ग्ड एनेस्थीसिया, बी का मतलब है न्यूबॉर्न, सी का मतलब है कोलेरा या कंकशन, कंकशन के अंतर्गत होता है टेम्परेरी सस्पेंडेड एनिमेशन होता है, कोलेरा एंड कंकशन। उसके बाद में आता है आपका ड्राउनिंग, उसके बाद में आपका आता है इलेक्ट्रोक्यूशन, उसके बाद आता है हाइपोथर्मिया एंड हाइपरथर्मिया, दोनों हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया दोनों ही। उसके बाद आता है इंसेनिटी, उसके बाद एस का मतलब आता है शॉक और उसके बाद सनस्ट्रोक, शॉक भी है और सनस्ट्रोक भी है, दोनों भी आते हैं। और टी का मतलब होता है ए स्टेट ऑफ द ट्रेंस, एक योगा पोजीशंस होती है, ये होता है वॉलंटरी सस्पेंडेड एनिमेशन होता है। ऑल अदर्स आर द इनवॉलंटरी सस्पेंडेड एनिमेशन, बाकी ये सभी इनवॉलंटरी सस्पेंडेड एनिमेशन है एक्सेप्ट है योगा पोजीशन, योगा है जो कि वॉलंटरी सस्पेंडेड एनिमेशन है, खास बात है, बाकी सब इनवॉलंटरी सस्पेंडेड एनिमेशन है बट योगा है वो आपका सस्पेंडेड वॉलंटरी एनिमेशन है। तो कौन कौन से एक बार दोबारा देख लेते हैं, प्रोलॉन्ग्ड एनेस्थीसिया, न्यूबॉर्न, कोलेरा और कंकशन, ड्राउनिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, इंसेनिटी, शॉक, सनस्ट्रोक एंड योगा पोजीशंस, ये आपके होते हैं सस्पेंडेड एनिमेशंस के कारण। उसके बाद अपन पढ़ लेते हैं थेनेटोलॉजी के अंदर अपन पढ़ा था पोस्टमार्टम के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। अब अपन सबसे पहले इसके अंतर्गत देख लेते हैं आपने स्टडी ऑफ द पोस्टमार्टम चेंजेस की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं टेपोनोमी। सबसे पहले इसके अंदर खास खास होता है, एक होता है अर्ली चेंजेस, दूसरा होता है अर्ली चेंजेस, तीसरा होता है डिले चेंजेस, तीनों इंपॉर्टेंट है। अर्लीस्ट चेंजेस है वो होता है इनसेंसिटिविटी एंड लॉस ऑफ द वॉलंटरी पावर, सबसे पहले अर्लीस्ट चेंजेस होता है इनसेंसिटिविटी एंड लॉस ऑफ द वॉलंटरी पावर। अर्ली चेंजेस के अंदर स्किन के अंदर चेंजेस होते हैं, लॉस ऑफ द इलास्टिसिटी और पेलर हो जाता है। सेकंड है आई चेंजेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एल्गर मोटिस होता है, शरीर ठंडा पड़ता है। उसके बाद लाइवर मोटिस होता है, पोस्टमार्टम स्टेनिंग होती है। उसके बाद राइगर मोटिस होता है, शरीर कड़क पड़ जाता है, ठीक है। राइगर मोटिस, लाइवर मोटिस, एल्गर मोटिस, आई चेंजेस, स्किन चेंजेस, ये पांच है इसके खास है। उसके बाद होता है डिले चेंजेस के अंदर होता है डीकंपोजिशन होगा शरीर का या पुट्रेफैक्शन होगा, डीकंपोजिशन या पुट्रेफैक्शन। डीकंपोजिशन एक बार बैक्टीरिया इन्वायरमेंट वाले बैक्टीरिया कंपोज कर रहे हैं तो डीकंपोजिशन, अंदर वाले कर रहे हैं तो पुट्रेफैक्शन, खास बात है, ये बार बार नीट के अंदर भी पूछा जा रहा है। उसके बाद कौन कौन से टेस्ट है जो कि टेस्ट फॉर द डेथ के लिए जो कि आजकल आउटडेटेड हो चुके हैं। रेस्पिरेशन के लिए होता है आपका विंसलो टेस्ट और सर्कुलेशन के लिए होता है आई कार्ड डाई टेस्ट, मैग्नस टेस्ट एंड डाइफेनस टेस्ट, तीन टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं अर्ली चेंजेस। अर्लीस्ट तो आपने पढ़ लिया इनसेंसिटिविटी और लॉस ऑफ द वॉलंटरी पावर, और सेकंड आता है अर्ली चेंजेस। अर्ली चेंजेस को आपने पढ़ा था, स्किन चेंजेस होता है, आई चेंजेस होता है, एल्गर मोटिस होता है, लाइवर मोटिस होता है और राइगर मोटिस होता है, पांच चीजें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अर्ली पोस्टमार्टम चेंजेस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, लेंथ ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज, 2 से 3 सेंटीमीटर पेशेंट की लेंथ बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि इंटरवर्टिब्रल डिस्क के रिलैक्सेशन की वजह से, ठीक है। तो आदमी के मरने के बाद में आदमी की लेंथ 2 से 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है क्योंकि इंटरवर्टिब्रल डिस्क रिलैक्सेशन के कारण। उसके बाद में आते हैं आई चेंजेस। आई चेंजेस के अंदर सबसे पहले होता है केवोर्कियन साइन, ये सबसे पहले आता है, अर्लीस्ट आई साइन होता है। आई साइन के अंदर सबसे पहले अर्लीस्ट आई साइन होता है केवोर्कियन साइन, ये यूज होता है टाइम सिंस डेथ का पता लगाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं रेल रोडिंग साइन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, रेटिनल वेसल्स है वो फ्रेगमेंटेड हो जाती है या फिर सेगमेंटेड अपन को दिखती है, ये विद इन द फ्यू मिनट्स के अंदर ही साइन आ जाता है। तो ये होता है केवोर्कियन साइन, ये अर्लीस्ट आई साइन होता है, यूज होता है टाइम सिंस डेथ के अंदर यूज किया जाता है। इसको रेल रोडिंग साइन भी कहते हैं। इसके अंदर रेटिनल वेसल्स है वो फ्रेगमेंटेड हो जाती है या सेगमेंटेड हो जाती है और विद इन द फ्यू मिनट्स के अंदर हो जाती है केवोर्कियन साइन। सेकंड साइन आता है आपका पोटेशियम आयन और हाइपोजेंथिन। इसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम आयन और हाइपोजेंथिन ये विट्रस ह्यूमर के अंदर बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। फॉर द पोटेशियम आयन के लिए अपन एक फार्मूला यूज करते हैं, इसको बोलते हैं स्टूनर फार्मूला या मेड्रिया फार्मूला, ठीक है। इससे अपन क्या करते हैं, यूज टू एस्टिमेट टाइम सिंस डेथ का अपन पता लगा सकते हैं। ये एक रिलायबल इंडिकेटर होता है, लीनियर कोरिलेशन होता है इसका विद द टाइम के साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम आयन और हाइपोजेंथिन विट्रस ह्यूमर के अंदर बढ़ जाते हैं और इसका लीनियर कोरिलेशन होता है टाइम के साथ में। ये एक रिलायबल इंडिकेटर होता है टाइम सिंस डेथ को एस्टिमेट करने के लिए। उसके बाद आता है कॉर्नियल क्लाउडिंग हो जाती है 3 घंटे बाद में, ठीक है। 3 आवर आफ्टर द डेथ कॉर्निया की क्लाउडिंग हो जाती है। उसके बाद कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाती है 2 से 3 घंटे बाद में, ठीक है। 2 से 3 घंटे के बाद में कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाती है और 3 घंटे बाद में कॉर्नियल क्लाउडिंग हो जाती है। एक होता है इंट्राओकुलर टेंशंस के अंदर बात करें, नॉर्मली होता है 25 mm ऑफ एचजी, 30 मिनट डेथ के बाद में हो जाता है, 30 मिनट बाद में हो जाता है, आपका 3 मिनट हो जाता है, ठीक है। 25 से 30 मिनट बाद में हो जाता है 3 mm ऑफ एचजी हो जाता है और 2 घंटे बाद में ये प्रेशर है वो जीरो हो जाता है। इंट्राओकुलर प्रेशर या टेंशन है वो जीरो हो जाता है, 2 घंटे बाद में जीरो हो जाता है और 30 मिनट बाद में होता है 3 mm ऑफ एचजी, नॉर्मल होता है आपका 25 mm ऑफ एचजी। एक इंपॉर्टेंट साइन है उसको बोलते हैं टेकिन और साइन, खास बात है, बार बार ये पूछा जाता है टेकिन और साइंस क्या होता है।
तो टेकिनोर साइंस आपका है इसके अंतर्गत, ये स्क्लेरा के अंदर विजिबल होता है, सबसे पहला पॉइंट है स्क्लेरा में विजिबल होता है। इसके अंदर क्या होता है, ब्राउनिश या ब्लैक ट्रेंगुलर प्रोजेक्शन बन जाता है, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ऐसा प्रोजेक्शन यहाँ पर बन जाता है, ये होता है ब्राउनिश या ब्लैक ट्रेंगुलर प्रोजेक्शन बन जाता है। ये एपिथेलियल सेल से कंप्राइजेज होता है और ये 3 घंटे बाद में दिखता है। तो ये क्या होता है, कॉर्निया है, वो कॉर्निया है वो ड्राई हो जाती है, उसकी वजह से यहाँ पर डस्ट डिपोजिशन हो जाती है, डस्ट डिपोजिशन या फिर एपिथेलियल सेल से ये बना होता है, डस्ट और एपिथेलियल सेल से बना होता है और ये सूखने की वजह से होता है, 3 घंटे बाद में दिखाई देता है। ट्रेंगुलर प्रोजेक्शन अपन को दिखते हैं, स्क्लेरा के अंतर्गत अपन को विजिबल होते हैं। ट्रेकिनोर होता है टू डिटरमाइन द टाइम सिंस डेथ, ये इसकी इंपॉर्टेंट इमेज है, बार-बार पूछी जा रही है, आप देख सकते हो, ये ऐसे है, इस साइड भी ये ऐसे है, इसको बोलते हैं टेकिनोर। टेकिनोर स्क्लेरा के अंदर विजिबल होता है, ब्राउन ब्लैक ट्रेंगुलर प्रोजेक्शन होता है, एपिथेलियल सेल एंड डस्ट डिपोजिशन की वजह से होता है, 3 घंटे बाद में दिखाई देता है। टेकिनोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं एल्गर मोटिस। एल्गर मोटिस होता है, ठीक है, एल्गर मोटिस इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम कूलिंग, शरीर का ठंडा पड़ना, पोस्टमार्टम कूलिंग या एल्गर मोटिस। ये होता है आपका अर्ली चेंजेस आफ्टर द डेथ, डेथ के बाद में ये अर्ली चेंजेस होता है। इसके अंदर क्या होता है, बॉडी का टेंपरेचर डिक्रीज होता है, टेंपरेचर डेथ के बाद में जब मर जाता है तो उसके बाद में बॉडी का टेंपरेचर धीरे धीरे कम होता है, उसको बोलते हैं एल्गर मोटिस, एल्गर मोटिस या पोस्टमार्टम कूलिंग। इसके अंदर अपन ग्राफ खींचते हैं बिटवीन द टेंपरेचर और टाइम के बीच में, तो अपन को इन्वर्टेड एस शेप का ग्राफ आता है, देख सकते हो आप, इन्वर्टेड एस शेप या सिग्मोइड शेप का ग्राफ आता है टेंपरेचर और टाइम के बीच में। सबसे पहले है इसके अंदर आइसोथर्मिक होता है, बॉडी का टेंपरेचर थोड़ी देर तक कांस्टेंट रहता है, ये लगभग रहता है, इसको बोलते हैं आइसोथर्मिक प्लेट्यू, ये होता है लगभग 3 घंटे के लिए रहता है। उसके बाद में बॉडी का टेंपरेचर धीरे धीरे समय के साथ में कम होता है, ये होता है इन्वर्टेड एस शेप या सिग्मोइड शेप का कर्व आता है। अपन वो आइडियली साइट क्या होती है जहां पर अपन टेंपरेचर मापते हैं, वो साइट होती है, वो होती है रेक्टम, जो कि कोर बॉडी टेंपरेचर्स को, कोर बॉडी टेंपरेचर्स ये 98.5 फ़ारेनहाइट को इंडिकेट करती है, ठीक है, रेक्टम के अंदर अपन मापते हैं, रेक्टम के अंदर। एक और जगह होती है सब हेपेटिक रीजन के अंदर भी माप सकते हैं, ठीक है, एक रेक्टम और दूसरी होती है आपकी सब हेपेटिक रीजन के अंदर भी माप सकते हैं। जब भी बॉडी के अंदर फैट ज्यादा होगी ना तो पोस्टमार्टम कूलिंग है वो धीरे धीरे होगी, जब भी, ये खास बात है, फैट ज्यादा होगी तो पोस्टमार्टम कूलिंग है वो स्पीड आपकी धीरे हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं, ये ग्राफ तो अपने देख लिया, ठीक है, ये है टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ। ये एक और ग्राफ है, अपन देख सकते हो यहाँ पे खास ग्राफ है, इसके अंदर सभी इंडिकेट कर रखा है, क्या क्या इंडिकेट कर रखा है, ये तो है आपका बॉडी की कूलिंग, बॉडी की कूलिंग, इसको बोलते हैं अपन एल्गर मोटिस या पोस्टमार्टम कूलिंग। सेकंड ग्राफ है, इसके अंतर्गत आप देख सकते हो, ये ग्राफ आप देख सकते हो, राइगर मोटिस, देखो थोड़े समय के बाद स्टार्ट होती है, उसके बाद मैक्सिमम होती है और उसके बाद वापस कम हो जाती है, ये है आपका राइगर का ग्राफ। इसके बाद में आप देख सकते हैं पोस्टमार्टम लिविडिटी का ग्राफ देख सकते हैं, थोड़े समय बाद में स्टार्ट होती है, उसके बाद काफी टाइम तक रहती है, फिर कम हो जाती है, ये है आपकी पोस्टमार्टम लिविडिटी। और डीकंपोजिशन है, ये आपका लेट स्टार्ट, काफी टाइम बाद लेट स्टार्ट होता है, धीरे धीरे डीकंपोज बॉडी हो जाती है। तो खास बात है, इसके अंदर 4 ग्राफ है। उसके बाद में अपन बात करते हैं पोस्टमार्टम पीएमआई को बोलते हैं पोस्टमार्टम इंटरवल, पीएमआई पोस्टमार्टम इंटरवल, ठीक है। अब आता है, इसको अपन टाइम सिंस डेथ के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसको, पोस्टमार्टम कूलिंग को, पोस्टमार्टम कूलिंग एल्गर मोटिस को। कैसे कर सकते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे करते हैं। सबसे पहले ओके, इट कैन बी यूज टू एस्टिमेट टाइम सिंस डेथ, टीएसडी को इसको यूज किया जा सकता है। रेट ऑफ फॉल होती है इस आधार पे, रेट ऑफ फॉल होती है, नॉर्मली होती है 0.4 to 0.6 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मतलब 0.4 से 0.6 डिग्री सेल्सियस पर घंटे के अंदर इसमें रेट ऑफ फॉल होता है। परंतु बात करें समर के अंदर होता है आपका ये 0.5 डिग्री सेल्सियस, दोनों का एवरेज मान लो, समर के अंदर तो एवरेज है 0.5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, परंतु विंटर के अंदर थोड़ा सा ज्यादा होगा, 0.7 डिग्री सेल्सियस पर आवर, 0.7 डिग्री सेल्सियस पर आवर होता है। अब इसका एक फॉर्मूला भी है जिसके द्वारा अपन ये निकाल सकते हैं रेट को, ठीक है, टाइम कितना हुआ, टाइम सिंस डेथ को। इसका फॉर्मूला ये है कि टाइम सिंस डेथ इन द फ़ारेनहाइट, ठीक है, टेंपरेचर इसमें अपन को फ़ारेनहाइट के अंदर रखना है, तो फ़ारेनहाइट के अंदर फॉल भी अपन को फ़ारेनहाइट में रखना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर होगा 98.5 फ़ारेनहाइट माइनस, अब अपन जो माप रहे रेक्टल टेंपरेचर वो लिख दो और नीचे लिख दो सर्दी और गर्मी के हिसाब से रेट ऑफ फॉल लिख दो, ठीक है। रेट ऑफ फॉल विंटर के अंदर होता है 1.5 फ़ारेनहाइट पर आवर, समर के अंदर होता है 1.75 फ़ारेनहाइट पर आवर। तो और इसमें ये फ़ारेनहाइट के अंदर रख दो, फ़ारेनहाइट के रेट ऑफ फॉल फ़ारेनहाइट में रख दो, टेंपरेचर यहाँ उसका रख दो और फ़ारेनहाइट को इधर भी रख दो, तो अपना इससे करेंगे तो आ जाएगा टाइम सिंस डेथ कितना टाइम हुआ है। इसके अलावा ये फॉर्मूला और भी है, इसके अंदर टाइम सिंस डेथ निकालने के लिए अपन नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर को लिख दो, इसमें सब डिग्री सेल्सियस में लिखना खास बात है, माइनस रेक्टल टेंपरेचर +3, ये फॉर्मूला लगा दो, इससे आ जाएगा टाइम सिंस डेथ, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर माइनस रेक्टल टेंपरेचर +3, ये फॉर्मूला लगा दो। इन सम केसेस के अंदर बॉडी टेंपरेचर है वो इंक्रीज आफ्टर द डेथ फॉर द 2 आवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही खास बात है, इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप। इसके अंदर क्या होता है कि इन सम केसेस के अंदर बॉडी टेंपरेचर इंक्रीजेस आफ्टर द डेथ फॉर द 2 आवर। नॉर्मली तो बॉडी टेंपरेचर क्या होता है, पोस्टमार्टम कूलिंग एल्गर मोटिस के थ्रू पोस्टमार्टम जो होता है वो टेंपरेचर होता है वो कम होता है, परंतु कई केस ऐसे हैं जहां पर शुरुआती 2 घंटे के अंदर टेंपरेचर कम होने की बजाय टेंपरेचर बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। क्या क्या कॉजेज होते हैं जब बॉडी का टेंपरेचर बढ़ जाता है, नीट के अंदर भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, सबसे पहला कॉजेज है सेप्टिसीमिया या कोलेरा। इसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ने की वजह से बॉडी का टेंपरेचर बढ़ जाता है। अच्छा, बैक्टीरियल एक्टिविटी की बढ़ने की वजह से बॉडी का टेंपरेचर बढ़ता है, सेप्टिसीमिया और कोलेरा के अंतर्गत। उसके बाद में एक पॉइजनिंग होती है, वो होती है स्ट्राइकनिन पॉइजनिंग, और दूसरा होता है आपका टिटनेस। स्ट्राइकनिन पॉइजनिंग होती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड का पॉइजन है, स्ट्राइकनिन पॉइजनिंग, और दूसरा होता है टिटनेस। इसके अंदर क्या होता है, मसल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, इस वजह से बॉडी की टेंपरेचर से वो बढ़ जाता है, पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी होती है, स्ट्राइकनिन पॉइजनिंग और टिटनेस के अंदर भी बढ़ जाता है। उसके बाद थर्ड कंडीशन है सनस्ट्रोक,
ठीक है, सन स्ट्रोक है या फिर पोंटाइन हेमरेज हो चुका है, बॉडी का पोंटाइन हेमरेज हो चुका है, पोंटाइन हेमरेज या सन स्ट्रोक हो चुका है, इसके अंदर क्या है, हीट रेगुलेशन बॉडी का लॉस्ट हो चुका है, हीट रेगुलेशन है वो लॉस्ट हो चुका है, तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, पोंटाइन हेमरेज और सन स्ट्रोक के अंदर क्योंकि हीट रेगुलेशन लॉस्ट हो चुका है, इसकी वजह से पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार नीट के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब अपन बात कर लेते हैं लाइवर मोटिस, इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम स्टेनिंग, पोस्टमार्टम स्टेनिंग, पोस्टमार्टम लिविडिटी और विबिसेस और सुगिलेशंस और हाइपोस्टेसिस और कैडावरिक लिविडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है कैडावरिक लिविडिटी, इसमें एम्स के अंदर और नीट के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसके और क्या बोलते हैं नाम। ठीक है, तो एल्गर मोटिस को बोलते हैं पोस्टमार्टम स्टेनिंग, पोस्टमार्टम लिविडिटी और कैडावरिक लिविडिटी। ध्यान से देखो, कैडावरिक लिविडिटी भी बोलते हैं, पोस्टमार्टम लिविडिटी भी बोलते हैं और पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी बोलते हैं, विबिसेस भी बोलते हैं, सुगिलेशंस भी बोलते हैं, हाइपोस्टेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसके खास खास नाम है, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी इमेज भी इंपॉर्टेंट है, लाइवर मोटिस की इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स के अंदर इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। जो बॉडी पार्ट है वो सरफेस से टच होगा उसमें लिविडिटी नहीं आएगी, बीच वाला पार्ट है जो बॉडी ग्राउंड की तरफ है और ग्राउंड को टच नहीं कर सकता है, टच नहीं कर रहा है, तो इसके अंतर्गत आती है लाइवर मोटिस। ठीक है, बॉडी का डिपेंडेंट पार्ट के अंदर आती है। खास बात है, सीन इन द डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बट नॉट टचिंग द ग्राउंड। खास बात है, डिपेंडेंट पार्ट बॉडी का होना चाहिए परंतु ग्राउंड को टच नहीं करना चाहिए। यदि ग्राउंड को टच कर रहा है तो उसमें लाइवर मोटिस नहीं आएगी, परंतु फेसिंग टुवर्ड द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ होना चाहिए, ग्राउंड को टच नहीं किया हुआ होना चाहिए, डिपेंडेंट पार्ट्स होना चाहिए बॉडी का, उसके अंदर दिखती है आपकी लाइवर मोटिस। ठीक है, एक अपन इसमें अंदर बात कर लेते हैं, लाइवर मोटिस से अपन बॉडी की पोजीशन का पता लगा सकते हैं। ठीक है, कहां आ रही है उस हिसाब से अपन लाइवर मोटिस से बेस्ड ऑन द बॉडी पोजीशन। सुपाइन पोजीशन के अंदर बॉडी है, सुपाइन पोजीशन के अंदर है तो बॉडी के बैक में आएगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्लू या पर्पल कलर की अपन को स्टेनिंग दिखती है। नॉर्मली ये नॉर्मली स्टेनिंग दिखती है वो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से ब्लू या पर्पल कलर की दिखती है ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, ब्लू या पर्पल कलर की पोस्टमार्टम स्टेनिंग दिखती है नॉर्मली। लाइवर मोटिस एब्सेंट हो सकती है, डिले भी हो सकती है। यदि बहुत ज्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो चुकी है तो खून भी चला गया तो क्या होगा, ठीक है, उसमें नहीं होती है। लाइवर मोटिस एब्सेंट या डिले हो जाती है सीवियर ब्लीडिंग के अंदर, और यदि इसमें शरीर है वो स्थिर होना चाहिए। यदि नदी है उसमें पानी स्थिर नहीं है तो इसमें अंदर डेवलप ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, लाइवर मोटिस डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये अपने पढ़ा था अर्ली चेंजेस होता है आफ्टर द डेथ के अंदर लाइवर मोटिस अर्ली चेंजेस होता है। ये खास बात है, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, खास इंपॉर्टेंट चीज है, काफी बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अपन को दोनों को डिफरेंशिएट करना होता है, कौन सा हाइपोस्टेसिस है और कौन सा ब्रूज है। ठीक है, हाइपोस्टेसिस मतलब लिविडिटी, पोस्टमार्टम लिविडिटी, और दूसरा होता है ब्रूज। इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो हाइपोस्टेसिस नॉर्मली अपन ने पढ़ा था डिपेंडेंट पार्ट्स के अंदर आता है। इसके अंदर होता है ब्लड होता है वो कैपिलरी अभी तक इंटैक्ट है, कैपिलरी के अंदर आके रुक जाता है, रिटेन होता है। ब्लड इज रिटेन इन इंटैक्ट कैपिलरी। इसके अंदर होता है, तो अपन प्रेशर एरिया लगाते हैं ना तो वो पेल हो जाता है। ठीक है, पेल ओवर द प्रेशर एरिया। इसके अंदर अपन इंसिजन लगाते हैं तो ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम द कट वेसल से, इसको अपन साफ भी कर सकते हैं, वॉशेबल होता है। ठीक है, ब्लड कट लगाते हैं तो ब्लड बाहर आएगा। ठीक है, ये पेल होता है प्रेशर एरिया के, और ये इसमें ब्लड है वो कैपिलरी के अंदर होता है और बॉडी के डिपेंडेंट पार्ट्स के अंदर होता है। सेकंड होता है आपका ब्रूज। ब्रूज कहीं पर भी हो सकती है, ये तो हो रहा था डिपेंडेंट एरिया के अंदर, ये कहीं पर भी हो सकती है ब्रूज। इसके अंदर ब्लड है वो एस्केप कर चुका है, कैपिलरी इसके अंदर रप्चर हो चुकी है, उसके थ्रू ब्लड बाहर आ चुका है, तो इसके अंदर होगा, अपन दबाएंगे तो रेड कलर का आएगा। ठीक है, प्रेशर एरिया के अंतर्गत रेड कलर का होगा। इंसिजन लगाएंगे तो इसमें ब्लड है वो साफ नहीं होगा, क्योंकि ब्लड है वो बाहर आने की वजह से ब्लड कोगुलेट हो चुका है। ठीक है, ओके, ब्लड इज कोगुलेट हो चुका है इसके, तो ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक्यूमुलेट होने की वजह से ब्लू या पर्पल या उसको बोलते हैं रेड ब्लू स्टेनिंग ऑफ द स्किन की हो जाती है। इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम स्टेनिंग, और स्किन को बोलते हैं, स्किन को कहते हैं रेटे म्यूकोसम। ठीक है, स्किन को बोलते हैं रेटे म्यूकोसम और उस स्टेनिंग को बोलते हैं पोस्टमार्टम स्टेनिंग। यदि प्रोन पेशेंट है वो प्रोन पोजीशन के अंदर है तो उसकी स्टेनिंग होती है वो एंटीरियर हो जाती है। यदि बॉडी पार्ट है वो फ्लोटिंग है, रनिंग वाटर के अंदर फ्लोटिंग है, तो पोस्टमार्टम स्टेनिंग नहीं होती है, क्योंकि स्टेबल बॉडी रिक्वायर्ड फॉर द लाइवर मोटिस के लिए स्टेबल बॉडी चाहिए। बॉडी स्टेबल नहीं है तो पोस्टमार्टम स्टेनिंग नहीं आती है। यदि ये क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा गया, यदि बॉडी है वो हैंगिंग पोजीशन के अंदर है तो इसके अंदर जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग होती है वो होती है ग्लोव एंड स्टोकिंग पैटर्न के अंदर होती है। इसके अंदर है वो हेड और लेग है वो इन्वॉल्व होते हैं मेनली। ठीक है, ग्लोव एंड स्टोकिंग पैटर्न होता है। यदि बॉडी हैंगिंग है तो ग्लोव एंड स्टोकिंग पैटर्न की पोस्टमार्टम स्टेनिंग होती है, इसके अंदर मेनली होते हैं ओके हैंड्स एंड लेग्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद में अपन आ जाते हैं, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, टाइम सिंस डेथ भी निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन द पोस्टमार्टम स्टेनिंग के द्वारा। ये लेट साइन नहीं है डेथ का, ये भी अर्ली साइन है, ये अपने पहले पढ़ दिया था। नो लेट साइन ऑफ द डेथ, ये अर्ली साइन होता है लाइवर मोटिस। ठीक है, इसके अंदर है विजिबल होती है, पोस्टमार्टम स्टेनिंग विजिबल होती है, विजिबल शॉर्टली आफ्टर डेथ, इमीडिएट नहीं होती। इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा रहा है। नो इमीडिएट, विजिबल होती है शॉर्टली आफ्टर द डेथ, नॉट इमीडिएट, इमीडिएट नहीं होती है। इसमें विजिबल होने के लिए 30 मिनट से 2 घंटे का समय लग सकता है। वेल डेवलप हो जाती है 4 घंटे के अंदर, ये वेल डेवलप हो जाती है। मैक्सिमम होती है वो होती है 6 से 12 घंटे के अंदर मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो पोस्टमार्टम स्टेनिंग 30 मिनट से 2 घंटे के अंदर डेवलप स्टार्ट हो जाती है। वेल डेवलप होती है 4 घंटे के अंदर, मैक्सिमम होती है 6 से 12 घंटे के अंदर। यदि इट बॉडी इज फिक्स्ड टू द पोजीशंस ऑफ द बॉडी, ठीक है, यदि पोजीशन उसकी फिक्स है तो उसमें 7 से 8 घंटे के अंदर उसके अंदर पोस्टमार्टम स्टेनिंग आ जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो उसके बाद है यदि बॉडी इज मूव है तो लेस देन 7 से 8 घंटे के अंदर आती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी लिविडिटी। ठीक है, सेकेंडरी लिविडिटी, बॉडी फिक्स है, फिक्स टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी, तो 7 से 8 घंटे नीट के अंदर पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 से 8 घंटे के अंदर अपन प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ब्लांचिंग हो जाता है, नॉट फिक्स्ड है, और नो ब्लांचिंग है तो फिक्स्ड है। ठीक है, ब्लांचिंग होती है तो नॉट फिक्स्ड है, ब्लांचिंग नहीं होती है तो बॉडी है वो उसका स्टेनिंग है वो फिक्स्ड हो चुकी है। उसके बाद में अपन देख लेते हैं, इट इज परसिस्टेंट पुट्रेफैक्शन सेट इन, स्किन कलर चेंजेस इसके अंदर होते हैं, पुट्रेफैक्शन तक इसके अंदर होती है।
यदि पोजीशंस ऑफ द बॉडी एट ए टाइम ऑफ द डेथ प्रोन हो सकती है, सुपाइन हो सकती है, मुंह हो सकती है, इसके बारे में अपन बता सकते हैं। तो एक तो अपन टाइम सिंस डेथ बता सकते हैं पोस्टमार्टम लिविडिटी से, एक अपन पोजीशंस क्या है, बॉडी की पोजीशन क्या है डेथ ऑफ द टाइम, जब डेथ हुई है उस टाइम बॉडी की पोजीशन क्या है। उसके बाद में अपन कॉज ऑफ द डेथ भी बता सकते हैं, ठीक है, पोस्टमार्टम स्टेनिंग के कलर से, पोस्टमार्टम स्टेनिंग या लिविडिटी के कलर से, ठीक है, कलर ऑफ द स्टेनिंग से अपन इसका कलर कॉज ऑफ द डेथ भी बता सकते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ पॉइजनिंग की वजह से डेथ हुई है तो पोस्टमार्टम स्टेनिंग का कलर होता है वो चेरी रेड कलर का होता है। नीट के अंदर बार-बार पूछा जा रहा है चेरी रेड कलर की पोस्टमार्टम स्टेनिंग होती है, वो किसमें होती है, तो कार्बन सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर चेरी रेड कलर की पोस्टमार्टम स्टेनिंग होती है। इसके अंदर क्या होता है, एनीमिक हाइपोक्सिया के कारण इसमें अंदर मृत्यु होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सीओ पॉइजनिंग के अंदर मृत्यु किस कारण से होती है, वो होती है एनीमिक हाइपोक्सिया की वजह से पेशेंट की मृत्यु होती है। सेकंड आता है साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है, साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर पोस्टमार्टम जो स्टेनिंग का कलर होता है वो होता है ब्राइट रेड या ब्रिक रेड होता है, ठीक है, साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर होता है ब्राइट रेड या ब्रिक रेड होता है। थर्ड आता है हाइपोथर्मिया के अंदर होता है वो होता है ब्राइट पिंक कलर का होता है, हाइपोथर्मिया के अंदर होता है ब्राइट पिंक कलर की पोस्टमार्टम स्टेनिंग होती है। ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन सल्फाइड ये होता है ब्लू ग्रीन कलर की पोस्टमार्टम स्टेनिंग होती है, ब्लू ग्रीन कलर की पोस्टमार्टम। फास्फोरस के अंदर होती है डार्क ब्राउन कलर की पोस्टमार्टम स्टेनिंग होती है। और ये इंपॉर्टेंट है, ओपीएम के अंदर होती है वो ब्लैक कलर की पोस्टमार्टम स्टेनिंग, ओपीएम खुद ही ब्लैक होता है और इसकी पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी ब्लैक कलर की होती है ओपीएम की। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लोस्ट्रिडियम परफ्यूजेंस के अंदर होती है तांबे जैसा होता है ब्रॉन्ज कलर की पोस्टमार्टम स्टेनिंग होती है। तो क्लोस्ट्रिडियम परफ्यूजेंस के अंदर ब्रॉन्ज कलर की पोस्टमार्टम स्टेनिंग होती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बेंजीन है, नाइट्रेट है, क्लोरेट है, एनिलीन है, इनके अंदर पोस्टमार्टम स्टेनिंग होती है। बेंजीन, नाइट्रेट, क्लोरेट और एनिलीन के अंदर होती है चॉकलेट ब्राउन कलर की होती है मेट हीमोग्लोबिन के कारण। तो ब्राउन कलर की होती है किस के अंदर होती है, फास्फोरस के अंदर होती है, पोटेशियम क्लोरेट के अंदर होती है, एनिलीन के अंदर होती है और नाइट्रेट के अंदर होती है ब्राउन कलर या चॉकलेट कलर की पोस्टमार्टम स्टेनिंग होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर इससे बार-बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आने वाले टाइम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉज ऑफ द डेथ है पोस्टमार्टम स्टेनिंग, ठीक है, कॉज ऑफ डेथ अपन पता करते हैं पोस्टमार्टम स्टेनिंग। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर चेरी रेड कलर का होता है, साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर ब्राइट रेड या ब्रिक रेड कलर का होता है, हाइपोथर्मिया के अंदर ब्राइट पिंक कलर का होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर ब्लू ग्रीन कलर का होता है, फास्फोरस के अंदर डार्क ब्राउन कलर का होता है, ओपीएम के अंदर ब्लैक कलर की होती है, क्लोस्ट्रिडियम परफ्यूजेंस के अंदर ब्राउन कलर की होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेंजीन, नाइट्रेट, क्लोरेट, एनिलीन के अंदर चॉकलेट ब्राउन कलर की होती है मेट हीमोग्लोबिन। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसके अंदर राइगर मोटिस, इंपॉर्टेंट है, राइगर मोटिस से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइगर मोटिस क्या होता है, राइगर मोटिस होता है, सबसे पहले अपन कर देते हैं लिविडिटी ऑफ द मसल्स, ठीक है, मसल्स की रिजिडिटी ही राइगर मोटिस है, ठीक है, रिजिडिटी ऑफ द मसल्स इज द राइगर मोटिस। इसको बोलते हैं कैडावरिक रिजिडिटी, इंपॉर्टेंट है। एक हमने पढ़ा था कैडावरिक स्पाज्म, वो अलग है, ये कैडावरिक रिजिडिटी है। एक हमने पढ़ा था कैडावरिक लिविडिटी, ठीक है, तो आपने कैडावरिक लिविडिटी भी पढ़ा है, कैडावरिक रिजिडिटी भी पढ़ा है और कैडावरिक स्पाज्म भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें डेथ होती है, डेथ होने के बाद में राइगर मोटिस के स्टार्ट होने से पहले इसके अंदर प्राइमरी रिलैक्सेशन होता है, टाइम आता है, प्राइमरी रिलैक्सेशन का टाइम आता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी फ्लेसिडिटी फेज, प्राइमरी फ्लेसिडिटी फेज या प्राइमरी रिलैक्सेशन फेज, ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर पूछा जा रहा है, ठीक है, प्राइमरी रिलैक्सेशन या प्राइमरी फ्लेसिडिटी फेज आती है। अब अपन बात करते हैं राइगर मोटिस होती है, वो स्टार्ट होती है और धीरे धीरे बढ़ती है। तो राइगर मोटिस है वो आपके स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे बढ़ती है। स्टार्ट कहां से होती है ये अपन देख सकते हो। सबसे पहले इसके अंदर है राइगर मोटिस स्टार्ट होने के बाद इंक्रीजिंग होती है। इसके अंदर क्या होता है, मसल्स की स्टिफनिंग होती है, मसल्स कड़क हो जाती है, स्टिफनिंग ऑफ द मसल्स होती है, धीरे धीरे मसल्स की शॉर्टनिंग होती है और लेंथ है वो लेस हो जाती है, ठीक है। तो स्टिफनिंग होती है मसल्स की शॉर्टनिंग होती है, इसको बोलते हैं सोमर मोमेंट भी बोलते हैं। इसको सेफिरो ने इसको डिस्क्राइब किया था। इसके अंदर क्या होता है, मेनली एटीपीएस और लैक्टिक एसिड की धीरे धीरे मसल्स के अंदर कमी होती है, उस वजह से एक्टिन और मायोसिन होते हैं वो आपस में रिजिड हो जाते हैं, ठीक है। और एक्टिन और मायोसिन के बीच में रिजिड हो जाते हैं, एक्टिन और मायोसिन मेनली रिजिड हो जाते हैं क्योंकि एटीपी के कम होने की वजह से, लैक्टिक एसिड के कम होने की वजह से। इसको डिस्क्राइब किया था वो सेफिरो ने किया था। इसको सोमर्स मोमेंट भी बोलते हैं। इसके अंदर मसल्स की शॉर्टनिंग हो जाती है, उसकी लेंथ कम हो जाती है और मसल्स की स्टिफनिंग हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है सेकेंडरी रिलैक्सेशन। सबसे पहले आता है प्राइमरी रिलैक्सेशन, उसके बाद आता है पोस्टमार्टम राइगर मोटिस और उसके बाद में आता है सेकेंडरी रिलैक्सेशन। तो सेकेंडरी रिलैक्सेशन के अंदर क्या होते हैं, एक्टिन और मायोसिन के अंदर जो बॉन्ड बने थे, जो रिजिड हुआ था, वो ब्रेकअप हो जाते हैं। उनके ब्रेकअप होने की वजह से एक्टिन और मायोसिन अलग हो जाते हैं, उसकी वजह से होता है सेकेंडरी रिलैक्सेशन। ये क्यों होता है, क्योंकि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है या डीकंपोजिशन और पुट्रेफैक्शन के अंदर, डीकंपोजिशन या पुट्रेफैक्शन के अंदर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की वजह से ये ब्रेकअप होता है और उसकी वजह से सेकेंडरी रिलैक्सेशन होता है। तो आपने पढ़ लिया, सबसे पहले होता है पोस्टमार्टम, सबसे पहले होता है प्राइमरी रिलैक्सेशन, उसके बाद में होता है राइगर मोटिस और उसके बाद में होता है सेकेंडरी रिलैक्सेशन। अभी आपने पढ़ा सेकेंडरी रिलैक्सेशन होता है वो होता है डीकंपोजिशन या पुट्रेफैक्शन की वजह से, वो एक्टिन और मायोसिन के बीच में बॉन्ड टूट जाते हैं। इसके अंदर आपने पढ़ा एक्टिन और मायोसिन होते हैं, आपस में जुड़ के रिजिड बन जाते हैं। और प्राइमरी रिलैक्सेशन आपने पढ़ा था डेथ होने के बाद में सबसे पहले प्राइमरी रिलैक्सेशन होता है। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं ऑल मसल्स ऑफ द बॉडी आर इन्वॉल्व इन द राइगर मोटिस। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर ऑल मसल्स इन्वॉल्व होती है राइगर मोटिस के अंदर, वॉलंटरी हो इनवॉलंटरी सभी मसल्स इन्वॉल्व होती है, खास बात है। इसके अंदर इनवॉलंटरी मसल्स के अंदर बात करें तो सबसे पहले कौन सी मसल्स इनवॉलंटरी मसल्स इन्वॉल्व होती है, सबसे पहले रिजिड होती है वो होती है आपकी मायोकार्डियम और वो भी लेफ्ट साइड की, ठीक है, लेफ्ट मायोकार्डियम सबसे पहले रिजिड होती है इनवॉलंटरी। और वॉलंटरी के अंदर बात करें तो सबसे पहले कौन सी वॉलंटरी मसल इन्वॉल्व होती है, वो आपकी होती है अपर आईलिड, सबसे पहले इन्वॉल्व होती है, ठीक है, अपर आईलिड सबसे पहले इन्वॉल्व होती है। तो इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं हार्ट के अंदर इनवॉलंटरी मसल्स के अंदर ये आधे घंटे से 1 घंटे तक सबसे पहले होता है प्राइमरी रिलैक्सेशन, ठीक है, ये आधे घंटे से 1 घंटे तक होता है हार्ट की लेफ्ट मायोकार्डियम के अंदर प्राइमरी रिलैक्सेशन होता है। और अपर आईलिड के अंदर होता है 2 से 3 घंटे तक, ठीक है, प्राइमरी रिलैक्सेशन होता है वो होता है 2 to 3 आवर्स, शुरुआती 3 घंटों के अंदर प्राइमरी रिलैक्सेशन होता है अपर आईलिड के अंदर।
उसके बाद अपन बात कर लेते हैं जनरली राइगर मोटिस है वो सेट होती है, जनरली राइगर मोटिस है वो 1 से 2 घंटे के अंदर सेट होना स्टार्ट हो जाती है। समर वैकेशन है तो वो वेल डेवलप हो जाती है 18 से 37 घंटे के अंदर, और विंटर है तो वेल डेवलप होती है आपके विंटर में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, उसके अंदर 24 से 48 घंटे लगते हैं, ठीक है। विंटर के अंदर, विंटर है सर्दी है तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, 24 से 48 घंटे लगेंगे। गर्मी है समर का मौसम है तो ये आपकी 18 से 36 घंटे के अंदर राइगर मोटिस है वो ढंग से डेवलप हो जाती है। राइगर मोटिस अपन को क्या क्या इंडिकेट करती है, क्या क्या बताती है, तो इसके अंदर है ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ द राइगर मोटिस डिपेंड अपॉन द, वो अपन को क्लाइमेट बताती है कि क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है। सेकंड अपन को वो मसल्स की थिकनेस बताती है, मसल थिन है या थिक है। उसके बाद अपने एटीपी डिप्लेटेशन की अपन को रेट बताती है, मसल्स की अपन को एक्टिविटी बताती है। और इसके अंदर एक रूल लगता है वो है निस्टेटन रूल, ठीक है, निस्टेटन लॉ लगता है। इसके अंदर क्या होता है, निस्टेटन रूल के अंदर, निस्टेटन लॉ के अंदर होता है अपीयरेंस ऑफ द, अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द रिजिडिटी। इसके अंदर निस्टेटन लॉ होता है अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द रिजिडिटी फ्रॉम द आईलिड टू टो तक होती है। इसके अंदर है आईलिड टू टो तक होती है, दोनों की सीक्वेंस सेम है, ठीक है। अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस दोनों की सीक्वेंस सेम है। निस्टेटन रूल होता है वो आपका होता है राइगर मोटिस के अंदर होता है अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द रिजिडिटी के लिए होता है फ्रॉम आईलिड टू टो तक होता है, दोनों की सीक्वेंस है वो सेम होती है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले होता है, सबसे पहले इसके अंदर एपियर होता है वो हार्ट के अंदर एपियर होता है। हार्ट के बाद अपने पढ़े लेफ्ट मायोकार्डियम, एम्स के अंदर ही पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले हार्ट के अंदर होता है, लेफ्ट मायोकार्डियम के अंदर, उसके बाद होता है अपर आईलिड के अंदर होता है, उसके बाद फेशियल मसल्स के अंदर होता है, उसके बाद नेक मसल्स के अंदर होता है, उसके बाद अपर लिम्ब के अंदर होता है, उसके बाद थोरैक्स के अंदर होता है, एब्डोमिनल मसल्स के अंदर होता है, लोअर लिम्ब के अंदर होता है, टो उसके अंदर होता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाता है। हार्ट को आगे जोड़ दो, बाकी सब ऊपर से नीचे की साइड जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अपर आईलिड होगा, फेशियल मसल हो गई, उसके बाद नेक मसल हो गई, उसके बाद अपर लिम्ब हो गया, उसके बाद थोरैक्स, एब्डोमिनल मसल्स एंड लोअर लिम्ब, उसके बाद टो। इसके अंदर होता है रूल ऑफ 12 क्या होता है, सबसे पहले इन द शुरुआती 12 घंटे के अंदर, ठीक है, इसमें होता है 12 + 12 + 12, शुरुआती 12 घंटे के अंदर ऑल मसल्स के अंदर है वो एपियर हो जाती है, राइगर मोटिस एपियर हो जाती है। नेक्स्ट 12 घंटे के अंदर ऑल मसल्स के अंदर राइगर मोटिस रहती है, और नेक्स्ट 12 घंटे के अंदर ये डिसअपियर हो जाती है, और मसल से इसके अंदर लगते हैं 37 से 48 घंटे मेनली लगते हैं। तो ये होता है आपका निस्टेटन रूल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये निस्टेटन रूल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों की सीक्वेंस सेम है, जैसे एपियर होती है वही सीक्वेंस होती है डिसअपियर की, तो वही सीक्वेंस होती है, एपियर होगी और वही सीक्वेंस के अंदर डिसअपियर होगी, तो एपियर होगी और उसी सीक्वेंस के अंदर डिसअपियर होगी। इसके अंदर एक होता है रूल ऑफ द 12, बहुत इंपॉर्टेंट है रूल ऑफ 12। निस्टेटन रूल तो सीक्वेंस को बताता है, और रूल ऑफ द 12 बताता है अपन को शुरुआती 12 घंटे के अंदर एपियर होती है, नेक्स्ट 12 घंटों के अंदर रहती है, और नेक्स्ट 12 घंटों के अंदर डिसअपियर हो जाती है। 12 + 12 + 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, राइगर मोटिस की खास बात है। अब अपन बात कर लेते हैं राइगर मोटिस का मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस क्या होता है। राइगर मोटिस होता है उसका मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस क्या होता है। सबसे पहले इसका मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस के अंदर बात करें तो इसके अंदर होता है फीटस है जो कि 7 मंथ से भी छोटा है, फीटस है 7 मंथ से छोटा है तो राइगर मोटिस होता है उसके अंदर एब्सेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर एक्टिन और मायोसिन अभी तक वेल डेवलप नहीं हुए। खास बात है, यदि फीटस है 7 मंथ से भी छोटा फीटस है तो उसके अंदर राइगर मोटिस है वो एब्सेंट होगी, क्योंकि उसके अंदर एक्टिन और मायोसिन होते हैं, वो दोनों वेल डेवलप नहीं होते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं बच्चों के अंदर या बुढ़े पेशेंट्स है, और ये उसके अंदर या फिर मसल्स वेस्टिंग हो चुकी है, जैसे टीबी हो सकती है, उसके अंदर टाइफाइड हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, तो इसके इन सब के अंदर क्या होती है, मसल्स होती है वो थिन मसल्स होती है, ठीक है। बच्चों के अंदर थिन मसल्स होती है, बुढ़ों के अंदर थिन मसल्स होती है, मसल वेस्टिंग डिसऑर्डर लाइक टीबी हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, इन तीनों के अंदर होती है वो थिन मसल्स होती है। सेकंड अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर होती है कोई भी वायलेंट डेथ हुई है तो उसके अंदर जैसे ड्राउनिंग की वजह से हो सकती है, हीट स्ट्रोक की वजह से हो सकती है, थ्रोटलिंग की वजह से हो सकती है, कट थ्रोट इंजरी हो सकती है, या फार्म की वजह से इंजरी हो सकती है, तो इसके अंदर मसल्स एक्टिविटी बढ़ जाती है। इन सब के अंदर ड्राउनिंग हो सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, थ्रोटलिंग हो सकती है, ओके, कट थ्रोट इंजरी हो सकती है, और फायरआर्म हो सकता है। इसके अंदर मसल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, इधर थिन मसल्स है और इस साइड मसल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इन सब की वजह से क्या होता है, एटीपी का डिप्लेशन होता है वो फास्ट हो जाता है। एटीपी का डिप्लेशन फास्ट होने की वजह से राइगर मोटिस है वो जल्दी आता है और कम समय के लिए रहता है, ठीक है। ड्यूरेशन है उसका शॉर्ट हो जाता है, राइगर मोटिस अर्ली आता है और जाता भी जल्दी है, ठीक है। तो खास बात है राइगर मोटिस होता है, राइगर मोटिस का ऑनसेट अर्ली और इसका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, वो किस में होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार-बार पूछा जा सकता है। लेकिन इसके अंदर फास्ट एटीपी का फास्ट डिप्लेशन होता है। सबसे पहले इसके अंदर बुड्ढों छोरों के अंदर हो सकता है, बुड्ढे लोगों के अंदर हो सकता है मसल डिसऑर्डर, मसल्स वेस्टिंग डिसऑर्डर है, टीबी, कोलेरा, टाइफाइड, इनके अंदर थिन मसल्स होती है। बाकी वायलेंट डेथ है जैसे ड्राउनिंग है, हीट स्ट्रोक है, और थ्रोटलिंग है, कट थ्रोट इंजरी है, और फायरआर्म है, इसके अंदर होती है मसल वेस्टिंग हो जाती है। इन सब के अंदर एटीपी का डिप्लेशन होता है वो फास्ट होता है, उसकी वजह से राइगर मोटिस है उसका ऑनसेट होता है वो अर्ली होता है, ड्यूरेशन होती है वो शॉर्ट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं ऑर्गेन ऑफ फॉस्फोरस पॉइजनिंग। इसके अंदर पोस्टमार्टम का ऑनसेट होता है वो अर्ली होता है, ठीक है। ऑर्गेन ऑफ फॉस्फोरस पॉइजनिंग वो इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेन ऑफ फॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर राइगर मोटिस का ऑनसेट होता है वो आपका अर्ली होता है, इंपॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन है, बार-बार पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्राइकनिंग होती है, स्ट्राइकनिंग पॉइजनिंग होती है, इसके अंदर होता है ऑनसेट होता है वो आपका अर्ली होता है, और ड्यूरेशन होता है वो आपका लॉन्ग होता है। और आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर ऑनसेट होता है वो लेट होता है, और इसका ड्यूरेशन होता है वो लेट होता है, और लेट होता है, ठीक है। राइगर मोटिस ऑनसेट कब होता है, तो जब एटीपी होती है शरीर के अंदर, जो एटीपी होता है उसकी 85% मतलब 15% कम हो चुकी है। नॉर्मल की 85% एटीपी होती है तब राइगर मोटिस का ऑनसेट स्टार्ट होता है, मतलब 15% एटीपी डिप्लीट हो चुकी है, 85% इस टाइम है तो वो ऑनसेट स्टार्ट हो चुका है। मैक्सिमम होता है जब एटीपी होती है वो नॉर्मल की 15% हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल की 15% होती है तब तो होता है वो मैक्सिमम, ठीक है। नॉर्मल की 15% होती है तब तो होती है मैक्सिमम, और 85% होती है वहां स्टार्ट होती है, और 15% होती है वहां तक मैक्सिमम होती है। राइगर मोटिस है वो साइन होता है सेलुलर डेथ या मोलिकुलर डेथ का साइन होता है, सेलुलर डेथ या मोलिकुलर डेथ का साइन होता है आपका, ठीक है। राइगर मोटिस स्टार्ट हो गई इसका मतलब सेल्स की सेलुलर डेथ या मोलिकुलर डेथ हो चुकी है। तो इसके अंदर अपने पढ़ा था राइगर मोटिस होता है वो साइन होता है सेलुलर डेथ या मोलिकुलर डेथ का। उसके बाद अपना पता था राइगर मोटिस इन द हार्ट के अंदर एपियर होता है लाइक ए वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। राइगर मोटिस हार्ट के अंदर एपियर होता है वो होता है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के रूप में, और राइगर मोटिस वो प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर एपियर होता है पोस्टमार्टम डिलीवरी के रूप में। इंपॉर्टेंट है, राइगर मोटिस इन द प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर एपियर हो रहा होता है पोस्टमार्टम डिलीवरी के रूप में। राइगर मोटिस इन द इरेक्टर पाइलाई मसल्स के अंदर है तो गूज फ्लैश या इसको बोलते हैं क्यूटिस एंड सेरिना, ठीक है। क्यूटिस एंड सेरिना या गूज फ्लैश ये इरेक्टर पाइलाई मसल्स के अंदर है वो राइगर मोटिस एपियर होता है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। राइगर मोटिस इन द हार्ट के रूप में एपियर होता है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के रूप में, प्रेग्नेंट यूट्रस
फेस के अंदर अपीयर होता है पोस्टमार्टम डिलीवरी के रूप में, और इरेक्टर पाइलरी मसल्स के अंदर अपीयर होता है गूस फ्लैश या क्यूटिस एंसेरिना। इसके अलावा और कौन कौन सी स्टिफनिंग है, ऑल अदर कौन कौन सी मदर मसल्स की स्टिफनिंग है जो कि डेथ के बाद में होती है। सबसे पहले होती है हीट स्टिफनिंग, जो कि 65 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेंपरेचर होता है तब होती है हीट स्टिफनिंग। सराउंडिंग टेंपरेचर है मोर देन 65 डिग्री सेल्सियस, ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है वो होती है पुगलिस्टिक एटीट्यूड या बॉक्सर एटीट्यूड के समान होती है। पुगलिस्टिक एटीट्यूड या बॉक्सर एटीट्यूड के समान होती है। इसका कॉज होता है प्रोटीन का कोगुलेशन हो जाता है, ठीक है, कॉज होता है कोगुलेशन ऑफ द प्रोटीन। तो कॉज होता है हीट स्टिफनिंग का, कॉज होता है कोगुलेशन ऑफ द प्रोटीन, मैकेनिज्म होती है वो पुगलिस्टिक एटीट्यूड या बॉक्सर एटीट्यूड के समान होती है। इसका टेंपरेचर होता है वो होता है आपका 65 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। सेकंड अपन बात कर लेते हैं कोल्ड स्टिफनिंग के अंदर। कोल्ड स्टिफनिंग के अंदर टेंपरेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे भी कम होता है। इसके अंदर क्या होता है फ्रोजन बॉडी फ्लूइड है वो स्टिफ हो जाता है, ठीक है, ओके, फ्रोजन बॉडी फ्लूइड है वो उसकी स्टिफनिंग हो जाती है। तो ये हो गया कोल्ड स्टिफनिंग। उसके बाद एक अलग होती है उसको बोलते हैं गैस स्टिफनिंग। इसके अंदर गैस इज फाउंड ड्यूरिंग द डीकंपोजिशन, इसकी वजह से मसल्स की स्टिफनिंग हो जाती है, ठीक है, गैस फाउंड हो जाती है ड्यूरिंग डीकंपोजिशन के दौरान गैस फाउंड हो जाती है और उसकी वजह से स्टिफनिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं गैस स्टिफनिंग। एक होता है आपका कैडावरिक स्पाज्म, कैडावरिक स्पाज्म को बोलते हैं कैटालेप्टिक रिजिडिटी। इसके अंदर मैकेनिज्म होती है एटीपी डिप्लीटेशन की वजह से। तो कैडावरिक स्पाज्म होता है उसको बोलते हैं कैटालेप्टिक रिजिडिटी और इसका मैकेनिज्म है एटीपी डिप्लीटेशन की वजह से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइगर मोर्टिस और या उसको बोलते हैं कैडावरिक रिजिडिटी, ठीक है, राइगर मोर्टिस को बोलते हैं कैडावरिक रिजिडिटी और एक होता है कैडावरिक स्पाज्म। इन दोनों के अंदर क्या-क्या डिफरेंस होता है? तो कैडावरिक स्पाज्म होता है ये जस्ट आफ्टर द डेथ होती है, डेथ के जस्ट आफ्टर होती है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस राइगर या बोलते हैं प्राइमरी रिलैक्सेशन इसके अंदर एब्सेंट होता है। तो कैडावरिक स्पाज्म को अपन बोलते हैं जस्ट आफ्टर डेथ होती है, इंस्टेंटेनियस राइगर भी बोलते हैं और इसके अंदर क्योंकि प्राइमरी रिलैक्सेशन एब्सेंट होता है। इसके अंदर ओनली वॉलंटरी मसल्स के अंदर होती है, मेनली हैंड के अंदर होती है। ये रेस्पॉन्ड करती है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्ड करती है। इसके अलावा जनरली कैन नॉट बी ब्रोकन विद द फोर्स, जनरली अपन फोर्स के साथ में इसको ब्रेकअप नहीं कर सकते हैं, ब्रोकन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैनर ऑफ द डेथ या मोड ऑफ द डेथ के अंदर बात कर ले तो इसके अंदर होती है ए का मतलब एस्फाइक्सियल डेथ, बी का मतलब है ब्रेन इंजरी, सी का मतलब है सेरेब्रल इंजरी, डी का मतलब है ड्राउनिंग या डाइनाइट्रोक्रिसोल पॉइजनिंग, उसके बाद ई का मतलब है एग्जॉशन और एफ का मतलब है फियर या फायर आर्म, ठीक है ना, एफ का मतलब है फियर या फायर आर्म, ई का मतलब है एग्जॉशन, डी का मतलब है ड्राउनिंग डाइनाइट्रोक्रिसोल पॉइजनिंग, सी का मतलब है सेरेब्रल इंजरी, बी का मतलब है ब्रेन इंजरी, ए का मतलब है एस्फाइक्सियल इंजरी। ये होती है मैनर ऑफ द डेथ या मोड ऑफ द डेथ। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं राइगर मोर्टिस की। तो राइगर मोर्टिस के अंदर अपन बात कर लेते हैं तो राइगर मोर्टिस के अंदर होता है ये आफ्टर सम टाइम प्राइमरी रिलैक्सेशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये सम टाइम आफ्टर अपीयर होती है, ठीक है, आफ्टर द सम टाइम अपीयर होती है, इसके अंदर प्राइमरी रिलैक्सेशन होता है वो प्रेजेंट होता है। ये ऑल मसल्स के अंदर आती है, ये मेनली आ रही थी वॉलंटरी मसल्स के अंदर, वो भी मेनली हैंड वाली मसल्स के अंदर। इसके अंदर ये वॉलंटरी प्लस इनवॉलंटरी सभी मसल्स के अंदर आती है। ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करती है, ठीक है, इसको फोर्स के साथ में ब्रेकअप किया जा सकता है। ये टाइम सिंस डेथ को बताती है, टाइम सिंस डेथ को बताती है। ये बता रही थी मोड ऑफ द डेथ या मैनर ऑफ द डेथ को बता रही थी, ये बताती है टाइम सिंस डेथ को बताती है, डोंट इंडिकेट मैनर ऑफ द डेथ। ये कभी भी मैनर ऑफ द डेथ को इंडिकेट नहीं करती है, ये सिर्फ और सिर्फ बताती है वो आपकी बताती है टाइम सिंस डेथ को बताती है, ठीक है, ओके, टाइम सिंस डेथ को बताती है। ये है आपका राइगर मोर्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार-बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये है आपका राइगर मोर्टिस, कैडावरिक रिजिडिटी और दूसरा था कैडावरिक स्पाज्म। एक अपन को नोट करना है कि एंटीमार्टम जो ड्राउनिंग होती है ना, एंटीमार्टम ड्राउनिंग, इसके अंदर आपको एंटीमार्टम ड्राउनिंग होती है क्लेंस्ड हैंड विद ग्रास, ठीक है, इसका नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, एम्स के अंदर भी इस बार पूछा गया था। इसके अंदर है डायग्राम आ जाता है, हाथ के अंदर घास को पकड़ रखा है, तो ये मरने, इसका मतलब है वो मरने से पहले डूबा है, मतलब मरने वो मार के उसको अंदर नहीं डाला है, वो पहले डूबा है फिर मरा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंटीमार्टम ड्राउनिंग को इंडिकेट करता है क्लेंस्ड हैंड विद ग्रास, ठीक है। एक होता है कैस्पर डिक्टम जो कि एस्टिमेशन करता है एस्टिमेशंस ऑफ द टाइम सिंस डेथ, कैस्पर डिक्टम, ओके, 1 वीक पुट्रेफैक्शंस इन द एयर इज इक्विवेलेंट टू 2 वीक इन द वाटर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कैस्पर डिक्टम है वो एस्टिमेशन करता है टाइम सिंस डेथ का, 1 वीक एयर के अंदर 1 वीक का पुट्रेफैक्शन तो वो इक्वल होता है वाटर के अंदर 2 वीक पुट्रेफैक्शंस के बराबर होता है। इसका मतलब वाटर के अंदर पुट्रेफैक्शन होता है वो थोड़ा धीरे होता है। बात कर लेते हैं थेनेटोलॉजी को वीडियो नंबर 2 की। सबसे पहले होता है डीकंपोजिशन, क्या होता है, पुट्रेफैक्शन क्या होता है। डीकंपोजिशन वर्ड आता है, यूज होता है जब इन्वायरमेंटल या एक्सटर्नल बैक्टीरिया डीकंपोज करते हैं बॉडी को, तो उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन। और पुट्रेफैक्शन किसे बोलते हैं, पुट्रेफैक्शन बोलते हैं जब बैक्टीरिया होते हैं वो अंदर वाले बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया, इंटरनल बैक्टीरिया बॉडी को पुट्रीफाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं पुट्रेफैक्शन। लेकिन फर्स्ट अकर आफ्टर द डेथ, सबसे पहले होता है फर्स्ट टू अकर आफ्टर डेथ होता है, सबसे पहले होता है ऑटोलाइसिस, उसके बाद होता है डीकंपोजिशन या पुट्रेफैक्शन। पहले ऑटोलाइसिस होता है, उसके बाद होता है डीकंपोजिशन या पुट्रेफैक्शन। ऑटोलाइसिस क्या होता है, ये अकर होता है ओवर एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से होता है, मेनली होता है लाइसोजाइम की वजह से होता है, ठीक है, अपने खुद के एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से ऑटोलाइसिस होता है। ये होता है एसेप्टिक ऑटोलाइसिस, इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, एसेप्टिक होता है, ठीक है। तो ऑटोलाइसिस होता है एसेप्टिक ऑटोलाइसिस होता है, अकर ड्यू टू ओवर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मेनली लाइसोजाइम की वजह से होता है। इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट साइन क्या होता है ऑटोलाइसिस का, तो इसके अंदर होता है क्लाउडिंग ऑफ द कॉर्निया। ऑटोलाइसिस का फर्स्ट साइन होता है क्लाउडिंग ऑफ द कॉर्निया, क्लाउडिंग होती है वो 3 घंटे बाद में हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट साइन ऑफ द ऑटोलाइसिस का फर्स्ट साइन होता है क्लाउडिंग ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया की क्लाउडिंग हो जाती है वो 3 घंटे बाद में हो जाती है। लेट साइन डेथ के कौन कौन से होते हैं ये अपने पहले पढ़ा था, इसके अंदर डीकंपोजिशन या पुट्रेफैक्शन मेनली होते हैं। तो इसके अंदर लेट साइन ऑफ द डेथ के अंदर पुट्रेफैक्शन होता है, इसके अलावा सपोनिफिकेशन या एडिपोसेरे भी होता है और मम्मीफिकेशन भी होता है, ये सभी होते हैं लेट साइंस ऑफ द डेथ होते हैं, पुट्रेफैक्शन, एडिपोसेरे और मम्मीफिकेशन।
उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर डीकंपोजिशन, ये श्योरेस्ट साइन होता है डेथ का। इसका मतलब है पेशेंट की डेथ हो चुकी है, लेकिन श्योरेस्ट साइन होता है डेथ का। इसके अंदर बॉडी के अंदर अपन को कलर चेंजेस मिलता है, गैस फॉर्मेशन मिलता है और नेक्रोसिस मिलता है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर बॉडी चेंजेस के अंदर कलर चेंज मिलेगा, गैस फॉर्मेशन मिलेगा और नेक्रोसिस लिक्विफेक्टिव मिलेगा। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्ट कॉमन कौन सा बैक्टीरिया जो कि पुट्रीफेक्शन करता है? मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम वेल्चेई। ऑप्टिमम टेंपरेचर कितना रिक्वायर्ड होता है क्लोस्ट्रीडियम वेल्चेई के लिए? वो होता है आपका 21 से 38 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है। मेन एंजाइम कौन सा होता है? वो आपका होता है लेसिथिनेज एक्टिविटी ऑफ द क्लोस्ट्रीडियम की, लेसिथिनेज एंजाइम की एक्टिविटी जो कि लाइटिक एंजाइम्स होता है। ठीक है, मेन एंजाइम फॉर द डीकंपोजिशन होता है लेसिथिनेज एक्टिविटी ऑफ द क्लोस्ट्रीडियम, इट इज ए लाइटिक एंजाइम होता है। अब अपन बात कर ले एक्सटर्नल, क्या सबसे पहले डीकंपोजिशन का अपन को एक्सटर्नल चेंजेस क्या दिखता है, तो उसके अंदर अपन को कलर चेंजेस दिखता है। इसका डायग्राम भी पूछा गया है, ग्रीनिश या रेडिश पर्पल कलर का डिस्कलरेशन हो जाता है राइट इलियाक फोसा के अंदर। ठीक है, राइट इलियाक फोसा के ऊपर ग्रीनिश या रेडिश पर्पल डिस्कलरेशन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि सीकम के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है, उसकी वजह से सीकम के अंदर मैक्सिमम बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, उसके अंदर से अपन को बाहर एक्सटर्नली चेंजेस दिखता है। इसके अंदर आपने पढ़ा था ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर होता है सल्फा हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। सल्फा हीमोग्लोबिन क्यों होता है? क्योंकि डिग्रेडेशन की वजह से ओके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है, वो हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्ट करके सल्फा हीमोग्लोबिन बनाती है, उसकी वजह से ग्रीन कलर होता है। ग्रीनिश डिस्कलरेशन समर के अंदर अपीयर होता है, वो होता है 12 से 18 घंटे के अंदर। विंटर के अंदर थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, 1 से 2 घंटे के अंदर हो जाती है। ठीक है, तो विंटर के अंदर 1 से 2 घंटे के अंदर हो जाती है और समर के अंदर है वो 12 से 18 घंटे के अंदर ग्रीनिश डिस्कलरेशन हो जाता है सल्फा हीमोग्लोबिन की वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से, मैक्सिमम बैक्टीरियल एक्टिविटी सीकम के अंदर होने की वजह से इसके अंदर ग्रीन कलर का हो जाता है। फर्स्ट इंटरनल साइन क्या होता है डीकंपोजिशन का? वो होता है आपका इंटीमा ऑफ द अरोटा का ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो जाता है। ठीक है, इंटीमा ऑफ द अरोटा का ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो जाता है। सेकंड इंटरनल साइन होता है इस कलर चेंजेस ऑफ द अंडर सरफेस ऑफ द लिवर। ठीक है, अंडर सरफेस ऑफ द लिवर का कलर चेंजेस हो जाता है। एक अपन पढ़ते हैं मार्बलिंग, इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर भी बार-बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एम्स के अंदर भी पूछा जा रहा है। मार्बलिंग क्या होता है? इसका डायग्राम भी आता है। मार्बलिंग होती है प्रोमिनेंस ऑफ द सुपरफिशियल वेन, सुपरफिशियल वेन का प्रोमिनेंस होना, प्रोमिनेंस ऑफ द सुपरफिशियल वेन को बोलते हैं मार्बलिंग, ड्यू टू सल्फा हीमोग्लोबिन, ग्रीनिश ब्राउन या रेडिश पर्पल कलर की होती है। ठीक है, ग्रीनिश ब्राउन या रेडिश पर्पल कलर का होता है सल्फा हीमोग्लोबिन की वजह से, और प्रोमिनेंस ऑफ द सुपरफिशियल वेन उसको बोलते हैं मार्बलिंग। ये मार्बलिंग स्टार्ट होती है, वो होती है 24 से 36 घंटे, ठीक है, 24 टू 36 आवर के अंदर स्टार्ट होती है, 36 से 48 आवर के अंदर प्रोमिनेंट होती है। इसके अंदर मेनली होता है H2S गैस और हीमोग्लोबिन की वजह से, सल्फा हीमोग्लोबिन होता है उसकी वजह से होती है। लेकिन कॉमन साइट्स क्या है मार्बलिंग की? तो चेस्ट के ऊपर होती है, थाइस के ऊपर होती है, नेक के अंदर होती है, शोल्डर के अंदर होती है। ठीक है, शोल्डर, नेक, थाई और चेस्ट इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है। ठीक है, H2S गैस के कारण अभी अपन ने पढ़ा था, H2S गैस के कारण गैस स्टिफनिंग होती है और पोस्टमार्टम ब्लिस्टर होते हैं ना, उसके अंदर का जो कंपोजिशन होता है वो भी आपका H2S गैस होती है। तो H2S गैस के कारण गैस स्टिफनिंग एंड पोस्टमार्टम ब्लिस्टर दिखते हैं। आप इसका डायग्राम फोटो देख सकते हो, बार-बार ये क्वेश्चन बार-बार एम्स के अंदर भी पूछा गया, नीट के अंदर भी पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है मार्बलिंग। इसके अंदर होता है रेल रोड अपीयरेंस, देख सकते हो आप, रेल रोड के जैसा इसको अपीयरेंस मिलता है। रेल रोड अपीयरेंस इसको बोलते हैं लीनियर आर्बोरेसेंट मार्किंग। ठीक है, लीनियर आर्बोरेसेंट मार्किंग या रेल रोड अपीयरेंस बोलते हैं मार्बलिंग को। ठीक है, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है मेगोट होता है, लार्वा होता है, हाउस फ्लाई का लार्वा होता है, और हाउस फ्लाई को बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका, या होता है मस्का विसिनिया या ब्लू बोटल फ्लाई। ठीक है, ब्लू बोटल फ्लाई। ठीक है, तो लार्वा ऑफ द हाउस फ्लाई मेगोट होते हैं, वो शरीर के ऊपर वो लार्वे आ जाते हैं। ठीक है, मेगोट्स कीड़े आ जाते हैं, कीड़े उसको। ठीक है, लार्वा ऑफ द हाउस फ्लाई होता है मस्का डोमेस्टिका, मस्का विसिनिया या ब्लू बोटल फ्लाई होते हैं। डेथ के बाद में क्या होते हैं? हाउस फ्लाई होती है, वो अंडे दे देती है इंजर्ड या मोचर कंटेनिंग एरिया ऑफ लाइक नेजल म्यूकोसा ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है, तो हाउस फ्लाई होती है, वो अंडे दे देती है इंजर्ड एरिया या मोचर वाले इलाके नेजल म्यूकोसा या ओरल कैविटी के अंदर। हाउस फ्लाई वो अंडे दे देती है। अंडे देने के बाद उससे अंडे से क्या बनता है? लार्वा या मेगोट बन जाता है। ठीक है, लार्वा और मेगोट बनता है, वो आपका होता है 48 आवर। ठीक है, 2 दिन बाद में दिखाई देता है, 2 से 3 दिन बाद में दिखाई देता है। ये अपन को बताता है टाइम सिंस डेथ को भी बताता है, कॉज ऑफ द डेथ को भी बताता है और प्लेस ऑफ डिस्पोजल को भी बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर डिटरमाइन करता है टाइम सिंस डेथ, कॉज ऑफ द डेथ, प्लेस ऑफ द डिस्पोजल। रेनी सीजन है, बारिश का मौसम है, 1 से 2 दिन के अंदर थोड़ा जल्दी अपीयर होता है। इसके अंदर मेगोट की 8 स्टेजेस होती है, 8 स्टेजेस ऑफ द मेगोट। ये डिस्क्राइब किया था, वो किया था मैग्रीन के द्वारा किया था। सबसे पहले मेगोट होता है, 3 से 6 दिन बाद में वो प्यूपा बन जाता है, प्यूपा 3 से 6 दिन बाद में वो एडल्ट फ्लाई बन जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ द इंसेक्ट या फ्ली ऑन द बॉडी इज नाउन एज फोरेंसिक एंटेमोलॉजी। स्टडी ऑफ द इंसेक्ट ऑन द बॉडी टू डिटरमाइन पॉइजन को डिटरमाइन करता है, उसको बोलते हैं फोरेंसिक एंटेमोटॉक्सिकोलॉजी। उसके बाद में आता है डेथ होने के 2 से 3 दिन बाद में गैस फॉर्मेशन हो जाती है, फेस के अंदर गैस फॉर्मेशन हो जाती है, एब्डोमेन के अंदर गैस फॉर्मेशन हो जाती है, स्क्रोटम के अंदर गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसकी वजह से बॉडी वो डिस्टेंडेड हो जाती है। तो आफ्टर 2 to 3 डेज नेल और हेयर बिकम लूज हो जाते हैं। ठीक है, 2 से 3 दिन के बाद में नेल और हेयर है वो लूज हो जाते हैं, और 48 घंटे बाद में टीथ है वो भी लूज हो जाते हैं, और 2 से 3 दिन बाद में स्किन है वो पील हो जाती है, ओके, ग्लो एंड स्टॉकिंग पैटर्न के रूप में। ठीक है, स्किन है आफ्टर 3 से 5 दिन के बाद में स्किन पील हो जाती है ग्लो एंड स्टॉकिंग पैटर्न के रूप में। ठीक है, और 48 घंटे बाद में टीथ लूज हो जाते हैं, और 2 से 3 दिन में बाद में नेल एंड हेयर है वो भी लूज हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अर्लीस्ट इंटरनल साइन क्या होता है डीकंपोजिशन का? ये होता है, आपने पढ़ लिया था, रेडिश या ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द अरोटा। ओके, 2 से 3 दिन के बाद में बिकॉज ऑफ द गैस प्रोडक्शन की वजह से पोस्टमार्टम पर्ज होता है। इंपॉर्टेंट है, पोस्टमार्टम पर्ज है वो होता है गैस प्रोडक्ट की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द गैस प्रोडक्ट की वजह से पोस्टमार्टम पर्ज होता है। क्या होता है पोस्टमार्टम पर्ज? इसके अंदर क्या होता है? गैस्ट्रिक कंटेंट है वो स्प्लिट आउट हो जाते हैं ओरल और एनल कैनाल के थ्रू। ये कोई उल्टी नहीं होती है। ठीक है, दिस इज नॉट ए वोमिटिंग। ठीक है, तो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं वो स्पिल आउट हो जाते हैं थ्रू द ओरल और एनल कैनाल के थ्रू, दिस इज नॉट ए वोमिटिंग। इसके अलावा रेस्पिरेटरी कंटेंट नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर आ जाते हैं, ये कोई फ्रोथिंग नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोस्टमार्टम पर्ज होता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक कंटेंट मुंह या एनल कैनाल से बाहर आते हैं, ये कोई उल्टी नहीं होती है, और रेस्पिरेटरी कंटेंट है वो नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर आते हैं, ये कोई फ्रोथिंग नहीं होती है।
ठीक है। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ द अनस्विचर्ड अनयूनाइटेड स्विचर होते हैं उनका सेपरेशन हो जाता है, वो 3 से 5 दिन के अंदर हो जाता है। ठीक है, 3 से 5 दिन के अंदर जो अनयूनाइटेड स्विचर है उनका सेपरेशन हो जाता है। एक होता है कोलिगेटिव नेक्रोसिस होता है, वो 3 से 5 दिन 5 से 10 दिन बाद में अंदर दिखता है, ये होता है लिक्विफेक्टिव का टाइप का नेक्रोसिस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलिगेटिव नेक्रोसिस होता है वो 5 से 10 दिन के अंदर सीन होता है, एम्स के अंदर पूछा गया है। ठीक है, कोलिगेटिव नेक्रोसिस सीन इन ओके 5 to 10 days, ए टाइप ऑफ द लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। अब आता है इंटरनल ऑर्गन डिकम्पोजिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनल ऑर्गन डिकम्पोजिशन। फर्स्ट ऑर्गन गेट डिकम्पोज इज वन इज द कॉन्टैक्ट विद, जो एयर के अंदर कॉन्टैक्ट में वो सबसे पहले डिकम्पोजिशन होते हैं। सबसे पहले होता है लैरिंग्स और ट्रेकिया का डिकम्पोजिशन, उसके बाद में हो जाता है स्टोमक का, जो कि गैस इसके अंदर जाती है, स्टोमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर और स्प्लीन के अंदर है, ये तीनों SIS। ठीक है, स्टोमक, इंटेस्टाइन और स्प्लीन उसके बाद हो जाते हैं। उसके बाद होते हैं 2L लीवर और लंग्स। लीवर के अंदर गैस फॉर्मेशन हो जाती है लीवर के अंदर। ठीक है, गैस फॉर्मेशन इन द लीवर, उसको बोलते हैं फोमी लीवर या हनीकॉम्ब लीवर। ठीक है, फोमी लीवर या हनीकॉम्ब लीवर होता है, ये होता है आपका ओके 24 to 36 आवर। ठीक है, 24 to 36 आवर के अंदर हो जाता है। उसके बाद में होता है लंग का डिकम्पोजिशन, लंग के बाद में होता है BHK ब्रेन हार्ट और किडनी। BHK बहुत इंपॉर्टेंट है, BHK ब्रेन हार्ट और किडनी का होता है। ठीक है, BHK ब्रेन हार्ट किडनी, सबसे पहले ब्रेन का होगा, उसके बाद हार्ट का होगा, उसके बाद किडनी का होगा। BHK होता है ब्रेन हार्ट और किडनी, नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फीमेल के अंदर लास्ट कौन सा ऑर्गन होता है, सॉफ्ट ऑर्गन के अंदर बात करें तो लीवर, फीमेल के अंदर लास्ट ऑर्गन होता है सॉफ्ट ऑर्गन के अंदर नॉन ग्रेविड यूट्रस, और मेल के अंदर लास्ट ऑर्गन होता है सॉफ्ट ऑर्गन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, सॉफ्ट ऑर्गन होता है जिसका लास्ट में डिकम्पोजिशन होता है। ओवरऑल लास्ट ऑर्गन कौन सा होता है तो बोन होता है, ओवरऑल लास्ट ऑर्गन डिकम्पोजिशन बोन का होता है। ठीक है, बेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है जो डीएनए एनालिसिस करने के लिए, वो स्प्लीन होता है। बेस्ट ऑर्गन फॉर डीएनए एनालिसिस स्प्लीन होता है। बेस्ट ऑर्गन फॉर डीएनए एनालिसिस इन डीकंपोज्ड बॉडी के अंदर डीएनए एनालिसिस करना है तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट है ब्रेन होता है, खास बात है। ठीक है, बेस्ट ऑर्गन फॉर डीएनए एनालिसिस इन डीकंपोज्ड बॉडी तो ब्रेन होगा। फर्स्ट एमिनो एसिड कौन सा होता है जो डिसअपीयर हो जाता है बोन से ड्यूरिंग डीकंपोजिशन के दौरान, बोन से डिसअपीयर होता है, वो होता है आपका प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलिन। ठीक है, तो लास्ट अमीनो एसिड कौन सा है जो कि डिसअपीयर होता है बोन से, वो होता है आपका ग्लाइसिन। यदि 7 से कम अमीनो एसिड है बोन के अंदर, इसका मतलब है बोन है वो 100 साल पुरानी है। 7 से कम अमीनो एसिड है तो मतलब 100 साल पुरानी है। सेकंड, कट सरफेस ऑफ द बोन अपन यूवी रेज के अंदर देखते हैं, यदि फ्लोरोसेंट है तो वो बोन है वो 35 साल से भी ज्यादा है, ओल्ड है। यदि फ्लोरोसेंट प्रेजेंट है 35 साल से भी ज्यादा ओल्ड है। 3 से 10 साल बोन डिकम्पोजिशन, अच्छा 3 से 10 साल लग जाते हैं बोन का डिकम्पोजिशन स्टार्ट होने के अंदर। न्यूक्लियर फीचर्स होते हैं बोन के, वो 2 से 3 साल तक ही रहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फीचर है वो परसिस्ट करते हैं 2 से 3 साल तक। ये अपने पढ़ लिया था कैस्पर डिक्टम क्या होता है। ठीक है ना, कैस्पर डिक्टम होता है, इसको सबसे पहले गिवन दिया था टाइलर के द्वारा दिया गया। ये रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन की रेट को बताता है डिफरेंट क्लाइमेट्स के अंदर, और इससे अपन अनुमान लगाते हैं टाइम सिंस डेथ का अनुमान लगाते हैं अलग अलग क्लाइमेट के अंदर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को बताता है, उसको बोलते हैं कैस्पर डिक्टम। नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, खास क्वेश्चन है। पुट्रेफैक्शन है वो डिले हो जाता है कार्बोलिक एसिड या फिनॉल पॉइजनिंग के अंदर। ठीक है, पुट्रेफैक्शन है वो इसे डिले होता है कार्बोलिक पॉइजनिंग या फिनॉल पॉइजनिंग के अंदर पुट्रेफैक्शन है वो आपका डिले हो जाता है। ठीक है, उसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिथ्रल स्पिंक्टर का रिलैक्सेशन होता है, वो होता है 2 to 3 days आफ्टर द डेथ। ठीक है, 2 से 3 दिन बाद में होता है, डेथ के 2 से 3 दिन बाद में होता है। ओके, रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिथ्रल स्पिंक्टर। मैक्सिमम रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन होता है, सबसे ज्यादा होता है एयर के अंदर 1 वीक के अंदर होता है, वो वाटर के अंदर 2 वीक के बराबर होता है, और सोइल के अंदर 8 वीक के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एयर के अंदर जो भी डिकम्पोजिशन 1 वीक के अंदर होता है वो वाटर के अंदर 2 वीक के बराबर होता है, और सोइल के अंदर 8 वीक के बराबर होता है। अब अपन बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ द डिकम्पोजिशन। ठीक है, मॉडिफिकेशंस ऑफ द डिकम्पोजिशन के अंदर है सबसे पहले एडिपोसेरे, या उसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन या उसको बोलते हैं ग्रेवैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले एडिपोसेरे, सपोनिफिकेशन या ग्रेवैक्स। ठीक है, ये एक मॉडिफिकेशन होता है, डिकम्पोजिशन का मॉडिफिकेशन होता है। ये क्या होता है, ये स्टार्ट होता है फैटी टिश्यू या फैटी बॉडी के फैटी पार्ट्स के अंदर स्टार्ट होता है। ओके, सीन व्हेन बॉडी इज इमर्ज इन द वाटर, जब बॉडी वाटर के अंदर होती है, वार्म होती है, डैम्प होती है या ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, तब ये दिखता है सपोनिफिकेशन या एडिपोसेरे। ठीक है, ओके, सपोनिफिकेशन या एडिपोसेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है। एडिपोसेरे या सपोनिफिकेशन होता है वो कैसे क्लाइमेट के अंदर होता है, नीट के अंदर पूछा गया। तो कब दिखता है, सीन व्हेन बॉडी इज इमर्ज इन द वाटर, वार्म, डंप और ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर दिखती है। उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, फैटी एसिड लाइपेज ऑफ द क्लोस्ट्रीडियम वेल्सी होता है, उसका क्या होता है हाइड्रोक्सी। ठीक है, ओके, हाइड्रोजिनेटेड। ठीक है, लिखा है ओके, हाइड्रोक्सीजिनेटेड या हाइड्रोक्सीलेटेड प्लस कैल्शियम और अमोनियम जुड़ने की वजह से एडिपोसेरे बनता है। ठीक है, ओके, फैटी एसिड लाइपेज ऑफ द क्लोस्ट्रीडियम वेल्सी, ये होता है हाइड्रोजिनेटेड या हाइड्रोक्सीलेटेड प्लस कैल्शियम और अमोनियम जुड़ जाता है, इसकी वजह से होता है एडिपोसेरे फॉर्मेशन। इसकी वजह से अपन को अमोनिकल स्मेल आती है, इसकी वजह से अपन को गिव एमोनिकल स्मेल आती है। ठीक है, सबसे पहले होता है अपन इसकी सपोनिफिकेशन स्टार्ट होता है, वो फेस के अंदर फैट ज्यादा होती है, एब्डोमेन के अंदर फैट ज्यादा होती है, ब्रेस्ट के अंदर फैट ज्यादा होती है, बटक्स के अंदर फैट होती है, और जहां पर फैट ज्यादा होती है वहां पर होता है स्मेल होती है, वो इसकी रिमेन होती है, वो क्लॉथ ऑफ द सर्जन व्हिच गिव सूडो स्मेल। ठीक है, इसके अंदर स्मेल होती है, वो सूडो स्मेल होती है, स्मेल रिमेन्स होती है, स्मेल रिमेन इन क्लॉथ ऑफ द सर्जन व्हिच गिव सूडो स्मेल। एडिपोसेरे फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो 3 दिन से, ये एम्स के अंदर पूछा गया, एडिपोसेरे फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो 3 दिन से 3 वीक तक। ठीक है, 3 दिन से 3 वीक तक होता है। और फ्रेश एडिपोसेरे होता है वो होता है व्हाइट, सॉफ्ट और मोस्ट होता है, और ओल्ड एडिपोसेरे तो व्हाइट की जगह वो येलो हो जाएगा, सॉफ्ट की जगह वो हार्ड हो जाएगा, मोस्ट की जगह वो ब्रिटल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेश एडिपोसेरे या ओल्ड एडिपोसेरे। फ्रेश है तो व्हाइट, सॉफ्ट एंड मोस्ट होगा, ओल्ड एडिपोसेरे तो येलो, हार्ड और ब्रिटल होगा। यदि फीटस है 7 मंथ से कम का है तो उसके अंदर एडिपोसेरे फॉर्मेशन नहीं होता है। खास बात है, एडिपोसेरे फॉर्मेशन होता है वो फीटस के अंदर एडिपोसेरे फॉर्मेशन होता है वो नहीं होता है। क्या क्या एडिपो, ये इमेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोनिफिकेशन एडिपोसेरे की इमेज है, ये इमेज बार बार पूछी जा रही है इसके अंदर और नीट के अंदर। मेडिकल लीगल सिग्निफिकेंस क्या है इसके अंदर ये सबसे पहले अपने पढ़ दिया था, ये क्लाइमेट को दिखा रहा था। सेकंड अपने पढ़ दिया था, ये टाइम सिंस डेथ को भी दिखाता है। इसके अंदर अपन बॉडी का आइडेंटिफिकेशन इससे कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंजरी ऑन द बॉडी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लेसिथिनेज एक्टिविटी होती है, और लेसिथिनेज की एक्टिविटी इसके अंदर नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेसिथिनेज की एक्टिविटी इसके अंदर नहीं होती।
होती, लेसी थिनेज एक्टिविटी नहीं होती, इस वजह से अपन बॉडी का आइडेंटिफिकेशन कर पा रहे हैं, और आइडेंटिफिकेशन कर पा रहे हैं इंजरीज का बॉडी के ऊपर। एडिपोसेरे अपीयरेंस होता है उसको बोलते हैं रेंसिड बटर की तरह होता है, ठीक है। एडिपोसेरे का अपीयरेंस होता है वो होता है रेंसिड बटर की तरह होता है। खास बात है इसमें लेसी थिनेज की एक्टिविटी इसके अंदर नॉट प्रेजेंट होती है, और इसकी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ममीफिकेशन। इंपॉर्टेंट बात है ममीफिकेशन के अंदर होता है ओके क्लाइमेट होता है, वो होता है ड्राई हॉट क्लाइमेट के अंदर होता है, नीट के अंदर पूछा गया है। बाकी डेजर्ट क्लाइमेट के अंदर भी होता है, और डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी के अंदर भी होता है, इसको बोलते हैं डेसिकेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा नाम है ममीफिकेशन का है, डेसिकेशन ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ द मॉइस्चर, जब मॉइस्चर नहीं होता है और प्रेजेंस ऑफ द फ्री फ्रेश एयर होती है तो उसको उसकी वजह से होता है ममीफिकेशन, ठीक है। तो इसके अंदर है मॉइस्चर, एब्सेंस ऑफ द मॉइस्चर एब्सेंस है, और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ द फ्री फ्रेश एयर होती है, उसको बोलते हैं ममीफिकेशन। उसके बाद इसमें टाइम लगता है, वो लगता है 3 मंथ से 1 से 2 साल तक लगते हैं। टाइम लगता है 3 मंथ से 1 से 2 साल तक लगते हैं, 3 मंथ से 1 से 2 साल तक लगते हैं। नीट के अंदर पूछा गया कि इसमें स्मेल आती है कि नहीं आती, तो ये ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं आती ममीफिकेशन के अंदर। नेचुरल अपीयरेंस एंड फीचर्स, ओके नेचुरल इसका अपीयरेंस एंड इसके नेचुरल जो फीचर्स होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं, खास बात है वो प्रिजर्व रहते हैं। ओनली बॉडी की ड्राइंग होती है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी सूखती है। लेसी थिनेज की एक्टिविटी इसी के अंदर भी नहीं होती है, ठीक है। लेसी थिनेज की एक्टिविटी नहीं होती है। एक होती है आपकी एएस आर्सेनिक, और एक होता है मर्करी एंटीमनी, ठीक है। ओके मर्करी, ठीक है, एंटीमनी और आर्सेनिक होते हैं, ये ममीफिकेशन को फेवर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्सेनिक और एंटीमनी होते हैं वो ममीफिकेशन को फेवर करते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी ममीफिकेशन को फेवर करते हैं। उसके बाद में ये इंट्रा यूट्राइन डेथ के दौरान भी हो सकता है ममीफिकेशन। मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस ममीफिकेशन का क्या है, तो ये क्लाइमेट को इंडिकेट करता है, टाइम सिंस डेथ को इंडिकेट करता है। आइडेंटिफिकेशन क्योंकि प्रिजर्व रहता है तो इजी फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए प्रिजर्व रहता है। ये हो गया आपका ममीफिकेशन। अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइम सिंस डेथ के अंदर को खास पॉइंट है। सबसे पहले स्टोमक एम्पटीज होती है, स्टोमक की एम्पटी होती है ना, वो अपन बात कर लेते हैं। फूड के लिए कितने टाइम के लिए होती है, फूड के लिए इसमें 2 घंटे लगते हैं, इसमें लाइट मील है तो 1 से 2 घंटे लगेंगे, मीडियम मील है तो 3 से 4 घंटे लगेंगे, और हेवी मील है तो 5 से 8 घंटे लगते हैं। स्टोमक एम्पटी के द्वारा अपन टाइम सिंस डेथ निकाल सकते हैं। फूड के लिए नॉर्मली फूड है तो 2 आवर है, और लाइट मील के लिए 1 to 2 आवर, मीडियम के लिए 3 to 4 आवर, हेवी मील के लिए 5 to 8 आवर होता है। उसके बाद में ग्रोथ ऑफ द हेयर से भी अपन पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन ग्रोथ ऑफ द हेयर से पता कर सकते हैं, बात कर लेते हैं ग्रोथ ऑफ द हेयर और नेल से पता कर सकते हैं। हेयर की ग्रोथ होती है वो होती है 0.4 mm पर डे, और नेल की होती है वो है 0.1 mm पर डे, ठीक है। एक होता है पिंक टीथ फिनोमेना होता है, बॉडी जब डिकम्पोज होती है तो गम है वो कंजस्टेड हो जाते हैं, उसकी वजह से पिंक कलर के दिखते हैं, उसको बोलते हैं पिंक टीथ फिनोमेना, ठीक है, पिंक टीथ फिनोमेना। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं पोस्टमार्टम लुमिनिसेंस, ठीक है ना। ओके पोस्टमार्टम लुमिनिसेंस होता है, डेड बॉडी बिकम लुमिनस हो जाती है ड्यू टू बैक्टीरिया और फंगस की वजह से। बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं फोटोबैक्टीरिया की वजह से हो जाती है, फंगस है वो होता है आपका है एमिलेरिया, और दूसरा होता है रेमस बटम की वजह से भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द विस्रा ऑफ द बॉडी गेट रेफ्रिजरेटेड होते हैं, मोस्ट ऑफ द विस्रा और बॉडी पार्ट्स होते हैं वो रेफ्रिजरेटेड होते हैं 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर होते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। और आइडियल बॉडी टेम्परेचर होता है प्रिजर्वेशन के लिए होता है वो होता है -20 डिग्री सेल्सियस। कितना टाइम लगता है डेड बॉडी के लिए, तो टाइम फॉर टू विच डेड बॉडी इज प्रिजर्व बिफोर द ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम से पहले अपन करते हैं वो तो 72 घंटा 72 आवर, बट अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन एनाटॉमिकल एक्ट के अंदर है 48 आवर। ओके फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द बॉडी का कहीं भी ट्रांसपोर्ट करना है तो प्रिजर्वेशन अपन करते हैं वो करते हैं इम्बालिंग फ्लूइड के थ्रू करते हैं। इम्बालिंग फ्लूइड होता है वो अपन कैसे करते हैं, इम्बालिंग शुड बी डन विद इन 6 आवर ऑफ द डेथ करते हैं। इसकी टेक्निक होती है डिसकंटिन्यू कर देते हैं, इंजेक्शन एंड ड्रेनेज को अपन सबसे पहले डिसकंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर खास बात है कि इथानॉल इसको यूज नहीं करते, इम्बालिंग फ्लूइड के अंदर अपन इथानॉल को यूज नहीं करते। एक होती है आर्टीरियल इम्बालिंग, एक होती है कैविटी इम्बालिंग। आर्टीरियल इम्बालिंग होती है, इम्बालिंग ऑलवेज डन आफ्टर पोस्टमार्टम। अच्छा ये पोस्ट इम्बालिंग फ्लूइड है, इम्बालिंग होती है वो पोस्टमार्टम के बाद में की जाती है। यदि अपने इम्बालिंग को पोस्टमार्टम से पहले कर दिया तो वो 201 के अंदर अपन को पनिशेबल होता है, क्योंकि अपने उसके एविडेंस को मिटाने की कोशिश की है। ये अपने परजुरी के अंदर 3 पढ़ी थी, 191, 193, 197 और 201, बहुत इंपॉर्टेंट है, परजुरी के अंदर अपने पढ़ी थी। उसके बाद अपन पढ़ देते हैं कंपोजिशन क्या होता है, इम्बालिंग फ्लूइड का कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो इम्बालिंग फ्लूइड का आपका कंपोजिशन होता है, ठीक है, कंपोजिशन होता है इम्बालिंग फ्लूइड का। कंपोजिशन के अंदर अपन बात करते हैं, कंपोजिशन के अंदर अपन बात करते हैं इम्बालिंग के अंदर, कंपोजिशन के अंदर अपन बात करते हैं। एक होता है फॉर्मेल्डिहाइड होता है, इसके अंदर ये प्रिजर्वेटिव होता है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड होता है जो कि इसका प्रिजर्वेटिव होता है। बाकी ग्लाइसिन होता है जो कि वेटिंग एजेंट होता है। बाकी मिथानॉल होता है जो कि प्रिजर्वेटिव होता है। बाकी फिनॉल होता है जो कि जर्मिसाइडल होता है। बाकी सोडियम सिट्रेट होता है जो कि एंटीकोएगुलेंट होता है। सोडियम क्लोराइड होता है जो कि पीएच को कंट्रोल करता है। वाटर होता है जो कि व्हीकल होता है। 7 चीज होती है, ठीक है। इसके अंदर होती है फॉर्मेल्डिहाइड और मिथानॉल प्रिजर्वेटिव होते हैं, ग्लाइसिन होता है वो वेटिंग एजेंट होता है, फिनॉल जर्मिसाइडल होता है, सोडियम सिट्रेट एंटीकोएगुलेंट होता है, सोडियम क्लोराइड पीएच को कंट्रोल करता है, वाटर होता है वो व्हीकल होता है। इन द इम्बाल्ड बॉडी के अंदर सैंपल प्रिजर्व फॉर द टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए अपन करते हैं, बटक्स की मसल्स को करते हैं, विट्रस ह्यूमर को करते हैं, साइनोवियल फ्लूइड को करते हैं और बाइल्स को करते हैं। लेकिन इम्बालिंग फ्लूइड ऑफ द जॉन्डिस बॉडी के अंदर अपन इम्बालिंग कर दी तो वो ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर अपन को दिखेगा। एक होता है आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट के अंदर सबसे पहला आर्टिफैक्ट होता है वो होता है प्रिंसलू गॉर्डोन आर्टिफैक्ट। ये एस्पाइक्सिल डेथ के अंदर दिखता है। इन द नेक के अंदर एक्स्ट्रा वेजेशंस ऑफ द ब्लड सीन होता है, एक्स्ट्रा वेजेशंस ऑफ द ब्लड अपन को इसके अंदर एक्स्ट्रा वेजेशंस ऑफ द। उसके बाद में आता है एगोनल आर्टिफैक्ट है आफ्टर द डेथ के बाद में पोस्टमार्टम इंजरी, दीज आर नॉट इंजरी बट आर्टिफैक्ट होते हैं, ठीक है। तो एगोनल आर्टिफैक्ट ये होते हैं कि डेथ के बाद में जो भी पोस्टमार्टम इंजरीज होती है वो हकीकत के अंदर इंजरी नहीं होती, वो आर्टिफैक्ट होते हैं। दे शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द एंटीमार्टम इंजरी, ठीक है। उनको एंटीमार्टम इंजरी से डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 107 के अनुसार इफ एनी पर्सन इज मिस्ड, यदि कोई भी पर्सन मिस्ड हो जाता है तो उस पर्सन को एज्यूम किया जाता है कि वो जिंदा है, नेक्स्ट 30 साल तक वो जिंदा है, जब तक उसके बारे में कोई अपन को एविडेंस नहीं मिल जाता है मृत्यु का। इसको बोलते हैं एजप्शन, ठीक है, प्रिज्यूमेशंस ऑफ द लाइफ, इसको बोलते हैं प्रिज्यूमेशन ऑफ द लाइफ।
एक होता है प्रिज्यूम करना होता है, डेथ का प्रिज्यूम करना होता है। इफ द पर्सन इज नॉट एड, ठीक है, इफ द पर्सन इज नॉट एड और अनएड है 7 साल या 7 साल से ज्यादा तक, तो उस पर्सन को अपन प्रिज्यूम करते हैं कि वो मर चुका है। इट इज ए इंडियन एविडेंस एक्ट 108 के अंतर्गत आता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 108 कम इनटू द एक्शन ओनली व्हेन समवन क्लेम इट, जब कोई भी क्लेम करता है तभी वो इसके अंतर्गत एक्शन में आता है। उसके बाद आता है, उसके बाद आपका एक रूल आता है, उसका नाम है हेंसेंगे नॉर्मोग्राफ, ठीक है, हेंसेंगे नॉर्मोग्राफ। इसके अंदर क्या होता है, एस्टिमेशंस ऑफ द पोस्टमार्टम इंटरवल यानी पीएमआई, इसका एस्टिमेशन करना है तो अपन यूज करते हैं बाय द बॉडी कूलिंग, ठीक है ना, अपन बॉडी कूलिंग के द्वारा इसको करते हैं। इट इज ए रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर और टाइम, ये होता है टेम्परेचर और टाइम के बीच में रिलेशन के द्वारा इसको अपन ज्ञात करते हैं। उसके बाद एक आता है आपका कोमोरियंट्स होते हैं जब व्हेन 2 पर्सन डाई एट ए सेम टाइम और इवेंट, ये दो से ज्यादा पर्सन एक ही इवेंट और एक ही टाइम उनकी डेथ होती है, तो उनका अपन को ऑर्डर तो डिटरमाइन करना है, डेथ ऑफ द ऑर्डर, तो अपन प्रिज्यूम करते हैं, प्रिज्यूम अपन करते हैं सर्वाइवर के लिए यंग है तो अपन प्रिज्यूम करते हैं कि वो ज्यादा सर्वाइव किया होगा ओल्ड की तुलना में, क्योंकि एज इसके अंदर है, एज इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ द विल, ट्रांसफर ऑफ द विल के लिए ये बहुत ही जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ द विल एंड संपत्ति का उसके लिए जरूरी है। एक होता है विडो आर्टरी, इसको बोलते हैं, लाडा को बोलते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लाडा को बोलते हैं विडोज आर्टरी। डेफिनेशंस ऑफ द सडन डेथ, सडन डेथ की डेफिनेशन से अनएक्सपेक्टेड डेथ विद इन 24 आवर ऑफ द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम और विद एंड विदाउट नाउन प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। इसके अंदर विदाउट पॉइजनिंग एनी डेंजरस डिजीज और एनी इलनेस, ठीक है, विदाउट पॉइजनिंग, विदाउट एनी डेंजरस इलनेस एंड विदाउट डिजीज के अंदर और विदाउट डेंजरस डिजीज के अंदर ये होती है आपकी, ठीक है, डेफिनेशंस ऑफ द सडन डेथ की ये डेफिनेशन है। उसके बाद में आ जाता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सडन डेथ, सडन डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ठीक है, सीवीडी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है। इसके अंदर होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मोस्ट कॉमन आर्टरी होती है वो होती है आपकी लेफ्ट एंटीरियर लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इसके वजह से होता है एंटीरियर एमआई। कौन कौन से पॉइजन है जो कि पुट्रेफैक्शंस को डिले करते हैं, इसके अंदर आता है एसएमसी, स्ट्राइक्निन, नक्स वोमिका, मेटल्स एंड कार्बोलिक एसिड, तो इसके अंदर 3 है, ठीक है, स्ट्राइक्निन, नक्स वोमिका, मेटल्स एंड कार्बोलिक एसिड। उसके बाद में आता है डिक्लेरेशंस एंड स्टार्वेशन एंड डिक्लेरेशंस के अंदर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्टार्वेशन। स्टार्वेशन होता है लैक ऑफ द फूड एंड वाटर सप्लाई, ठीक है, फूड प्लस वाटर विथ होल्ड है, वो मैक्सिमम उसके अंदर 10 से 12 दिन तक विथ होल्ड कर सकता है, उसके बाद में उसकी डेथ हो जाएगी। ओनली फूड को विथ होल्ड करना है तो इसके अंदर 50 से 60 दिन तक कर सकता है, उसके बाद में उसकी डेथ हो जाएगी। इसके अंदर क्या होता है 40% से ज्यादा बॉडी लॉस होता है तो वो बहुत ही घातक होता है। सबसे लास्ट में बॉडी का लॉस, कौन सी फैट का लॉस होता है, वो होता है ब्रेस्ट और ऑर्बिट की फैट का लॉस होता है, वो सबसे लास्ट में होता है। स्टार्वेशन के अंदर क्या होता है, फर्स्ट बॉडी फैट कौन सी यूज होती है, तो इसके अंदर सबसे पहले बॉडी फैट यूज होती है या कम होती है, वो होती है ओमेंटल, मिजेंट्री एंड पेरीरीनल फैट, ओमेंटल, मिजेंट्री एंड पेरीरीनल फैट, ये होती है नॉर्मली क्या होती है, टीबी या कोई कैंसर जैसी डिजीज है तो उनके अंदर ये इंटैक्ट रहती है। इसके अंदर स्टार्वेशन के अंदर पोस्टमार्टम क्या क्या चेंजेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अंदर भी सबसे ज्यादा मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग होती है गोल ब्लेडर, इसके अंदर डिस्टेंडेड हो जाता है, ओके, विथ वाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गोल ब्लेडर डिस्टेंशन विथ द वाइल। उसके अलावा स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, ब्राउन एट्रोफी ऑफ द हार्ट हो जाता है, पेपर लाइक इंटेस्टाइनल म्यूकोसा हो जाती है। इसके अलावा लाइपोक्रोम पिगमेंट डिपोजिशन हो जाता है मसल्स के अंदर, ठीक है, लाइपोक्रोम पिगमेंट डिपोजिशन हो जाता है मसल्स के अंदर। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं डिक्लेरेशंस की। डिक्लेरेशन के अंदर होता है सबसे पहले होता है सिडनी का डेफिनेशंस ऑफ द डेथ के लिए, उसके बाद होता है टोक्यो का T40, टोक्यो होता है टॉर्चर को डिफाइन करता है। उसके बाद होता है ओके हेलसिंकी होता है ह्यूमन, H4H ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल एंड ह्यूमन ट्रायल, ठीक है, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ह्यूमन ट्रायल के लिए होता है हेलसिंकी। उसके बाद O फॉर ओस्लो, O फॉर सर्वाइकल ओस होता है थेराप्यूटिक एबॉर्शन। उसके बाद होता है आपका जिनेवा होता है ओथ के लिए होता है, डेफिनेशंस ऑफ द ओथ के लिए होता है जिनेवा। उसके बाद होता है लिस्बन होता है राइट्स ऑफ द पेशेंट्स के क्या क्या राइट होते हैं लिस्बन के अनुसार। विनिस के अनुसार होता है टर्मिनल इलनेसेस के लिए। एक होता है माल्टा होता है आपका रोल ऑफ डॉक्टर इन ए हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल के अंदर डॉक्टर का क्या रोल है, ये होता है माल्टा। एक होता है मुनिच, इसका होता है डिस्क्रिमिनेशंस इन द मेडिसिन के अंदर क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन है। एक है आपका ओटावा के अंदर होता है आपका चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए आता है ओटावा, ठीक है, ओटावा आपका आता है चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, ओटावा आपका है चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ केयर के अंदर आता है ओटावा। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ द आयरन टॉक्सिसिटी के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती है, ठीक है, आयरन टॉक्सिसिटी के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती है, तो इसके अंदर मेनली होती है एम्स के अंदर पूछा गया है, एम्स 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है स्टेजेस ऑफ द आयरन टॉक्सिसिटी। सबसे पहले स्टेज 1 होती है, स्टेज 1 के अंदर जीआई सिम्टम्स आते हैं, नोजिया, वोमिटिंग और जीआई ब्लीडिंग होती है। स्टेज 2 एसिम्प्टोमेटिक होती है, स्टेज 3 हेपेटिक और रीनल फेलियर होती है, स्टेज 4 के अंदर गैस्ट्रिक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। 4 स्टेजेस होती है। उसके बाद अपन आ जाते हैं और कौन कौन से इसके अंदर डिक्लेरेशन है। उसके बाद हांगकांग का डिक्लेरेशन है, हांगकांग का डिक्लेरेशन है उसमें ओल्ड पर्सन एब्यूज करते हैं वो हांगकांग के अंतर्गत आता है। उसके बाद वाशिंगटन का है, वो है बायोलॉजिकल वॉरफेयर का है जो कि वाशिंगटन है। उसके बाद लंदन का आता है, वो आता है इंटरनेशनल कोड ऑफ द मेडिकल इथिक्स का आता है। उसके बाद आपका आता है मैड्रिड या फिर उसको बोलते हैं हैम्बर्ग, इसके अंदर होता है सेल्फ रेगुलेशन या ऑटो रेगुलेशन का आता है, सेल्फ रेगुलेशन और ऑटो रेगुलेशन का आता है। उसके बाद में आता है प्रोटोकॉल ऑफ द इस्तांबुल, ये होता है इन्वेस्टिगेशन या डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द टॉर्चर, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द टॉर्चर। प्रोटोकॉल ऑफ द इस्तांबुल होता है इन्वेस्टिगेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द टॉर्चर। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट की बात करो, एफएमजी की बात करो, एम्स की बात करो, हर एग्जाम के अंदर एंटीडोट के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से पढ़िएगा, ढंग से याद कर दीजिए। सबसे पहले अपन पढ़ ले पैरासीटामोल का एंटीडोट होता है N-एसिटाइलसिस्टीन, पैरासीटामोल का
का एंटीडोट होता है N एसिटाइल एस्पिरिन का एंटीडोट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एस्पिरिन का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट बीटा ब्लॉकर का एंटीडोट होता है आपका ग्लूकागॉन और इंसुलिन बीटा ब्लॉकर का एंटीडोट होता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन एंटीकोगुलेंट का होता है विटामिन के या फिर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इफेरिन का होता है प्रोटामिन ठीक है एंटीकोलिनर्जिक का होता है फाइसोस्टिग्मिन बेंजोडाइजेपिन का होता है फ्लूमाजेनिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का होता है कैल्शियम खुद ही होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का कैल्शियम बाकी ग्लूकागॉन और इंसुलिन ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है ऑक्सीजन उसके बाद में आता है आपका कोलिनर्जिक्स का होता है एट्रोपिन या प्रालिडोक्सिम ठीक है एट्रोपिन और प्रालिडोक्सिम उसके बाद में साइनाइड का इंपॉर्टेंट है इसके हाइड्रोक्सी कोबालामिन एमाइल नाइट्रेट एंड सोडियम थायोसल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन का नीट के अंदर पूछा गया है इसका होता है डेफेरोक्सामिन ठीक है आइसोनियाजिड का होता है पाइरिडोक्सिन विटामिन B6 पाइरिडोक्सिन मेथेनॉल का होता है इथेनॉल ठीक है इथाइलिन ग्लाइकोल का होता है फॉर्मेपिजोल या फिर इथेनॉल ओपियोइड का होता है नेलोक्सोन बहुत इंपॉर्टेंट है नेलोक्सोन SSRI का होता है सिप्रोहेप्टाडिन ठीक है TCA ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट एस्पिरिन का होता है वही इसका TCA का होता है NaHCO3 उसके बाद अपन बात करें सल्फोनाइल यूरिया का होता है ऑक्टियोटाइड या ग्लूकोज ऑक्टियोटाइड और ग्लूकोज इंसुलिन का होता है आपका ग्लूकागॉन उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं हेवी मेटल्स के अंदर है आर्सेनिक का होता है डाइमर्केप्रोल कॉपर का होता है EDTA और P4P ठीक है P4P लेड का होता है पेनिसिलामिन मर्करी का होता है DMSA ठीक है तो ये चारों ही खास है आर्सेनिक का होता है डाइमर्केप्रोल कॉपर का होता है EDTA और PB लेड का होता है पेनिसिलामिन मर्करी का होता है DMSA उसके बाद में आ जाता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग कार्बामेट पॉइजनिंग और अर्ली मशरूम पॉइजनिंग इन सब का एंटीडोट होता है वो आपका होता है एट्रोपिन ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है एट्रोपिन होता है उसके बाद है एट्रोपिन का एंटीडोट क्या होता है एट्रोपिन का बेलाडोना का धतूरा का एंटीडोट होता है वो आपका होता है फाइसोस्टिग्मिन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद है कोकेन का एंटीडोट क्या होता है एमाइल नाइट्रेट होता है ये भी इंपॉर्टेंट है उसके बाद डिजिटेलिस का एंटीडोट क्या होता है डिजिबाइंड होता है जो कि नीट के अंदर पूछा गया है उसके बाद ऑर्गेनोक्लोरिन और पायरेथ्रोइड का एंटीडोट क्या होता है इनका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कोई स्पेसिफिक इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है अब बात कर लेते हैं इन्फेंटिसाइड का इन्फेंटिसाइड के अंदर इंट्रोडक्शन है इन्फेंटिसाइड है यानी 1 साल से छोटे बच्चों को मारना उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड इसको अपन छोटे 1 साल से छोटे बच्चों को मारना इसको भी मर्डर के अंतर्गत आता है बड़े को मारो या छोटे को मारो वही बात है मर्डर दोनों का ही मर्डर होता है ठीक है आईपीसी मर्डर के अंदर कौन सी आईपीसी लगती है तो एप्लीकेशन जो आईपीसी मर्डर के अंदर लगती है जो धारा मर्डर के अंदर लगती है वही धारा इन्फेंटिसाइड मतलब 1 साल से छोटे बच्चों को मारने पर वही धारा लगती है उसका भी पनिशमेंट 302 के अंतर्गत आता है एक होता है नियोनेटिसाइड मतलब किलिंग ऑफ ए चाइल्ड विद इन 24 आवर ऑफ द बर्थ ठीक है नियोनेट है 24 आवर के अंदर ही मार दिया तो उसको बोलते हैं नियोनेटिसाइड एक होता है फ्लीसाइड होता है किलिंग ऑफ चाइल्ड बाय द पेरेंट्स खुद के द्वारा बच्चे को मारा जाता है उसको बोलते हैं फ्लीसाइड एक होता है जीनोसाइड ठीक है होल रेस के द्वारा मारा जाता है किलिंग ऑफ ए होल रेस तो उसको बोलते हैं जीनोसाइड एक होता है यूक्सोरीसाइड किलिंग ऑफ ए वाइफ या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड किलिंग ऑफ ए रोमांटिक पार्टनर को मारता उसको बोलते हैं यूक्सोसीसाइड तो खास बात है इसके अंदर सभी डेफिनेशंस के अंदर सबसे पहले होता है इन्फेंटिसाइड होता है क्या है इन्फेंटिसाइड के बाद में कौन सी आईपीसी लगती है उसके बाद नियोनेटिसाइड क्या होता है फिलिसाइड क्या होता है जीनोसाइड क्या होता है एंड यूक्सोरीसाइड क्या होता है उसके बाद में अपन बात कर रहे थे पीरियड्स ऑफ द वाइबिलिटी के अंतर्गत क्या होता है पीरियड्स ऑफ द वाइबिलिटी ठीक है इसके अंदर एज ऑफ वाइबिलिटी है सबसे पहले एज 28 वीक कम से कम 7 महीने का बच्चा होना जरूरी है 7 महीने से कम है तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा ठीक है 7 महीने या 28 वीक से ज्यादा का होना चाहिए यदि धरती पर उसको वाइबल रहना है तो बेबी कैपेबल ऑफ द सर्वाइविंग आउटसाइड द यूट्रस आफ्टर द 28 वीक ठीक है मिनिमम 28 वीक का होना ही चाहिए 28 वीक से कम का बच्चा है और फीटस गेट डिलीवर हो चुका है तो अपन उस बच्चे को एबॉर्शन बोलते हैं ये होता है नॉन वाइबल फीटल वो इस धरती पर जिंदा नहीं रह पाएगा फीटस इज गेट डिलीवर यदि वो 28 वीक के बाद में बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा इस धरती पर वाइबल होगा और उसका पोस्टमार्टम जरूरी है लेकिन पोस्टमार्टम शुड बी डन ठीक है 28 वीक के बाद में हुआ है ना तो उसका 28 वीक के बाद में बच्चा जन्मा है और उसकी डेथ हो गई है पोस्टमार्टम जरूरी है ठीक है इफ फीटस गेट डिलीवर मोर देन 28 वीक वाइबल है और पोस्टमार्टम शुड बी डन वाइबल फीटस के अंदर क्या क्या साइंस होते हैं क्या होता है वाइबल फीटस है और डाई विद इन द यूट्रस यदि वाइबल फीटस है और यूट्रस के अंदर ही डाई हो जाता है तो उसको बोलते हैं डेड बोर्न या इंट्रा यूट्राइन डेथ यूट्रस के अंदर ही डेथ हो चुकी है इंट्रा यूट्राइन डेथ यदि डाई है बर्थ कैनाल के अंदर बर्थ के जन्म के टाइम बर्थ कैनाल के अंदर डाई हो जाता है उसको बोलते हैं स्टील बोर्न या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द लेबर के दौरान होती है एक होती है गेट डिलीवर या रेस्पायर कर जाता है एक बार भी रेस्पायर कर गया तो उसको बोलते हैं लाइव बोर्न ठीक है बच्चा जन्म लिया सिर्फ एक बार भी रेस्पायर कर गया ना एटलीस्ट एक बार ही रेस्पायर कर गया उसको बोलते हैं लाइव बर्थ और बर्थ होते टाइम ठीक है बर्थ कैनाल में मर जाता है उसको बोलते हैं स्टील बर्थ और अंदर ही मर जाता है उसको बोलते हैं डेड बोर्न या इंट्रा यूट्राइन डेथ 28 वीक मतलब 7 मंथ का होता है इसके अंदर 7 मंथ के आसपास होती है वो लेंथ कितनी होती है तो अपने पढ़ रखा था 5 का भाग देना है तो ये 7 हो गया 35 ठीक है ओके लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर होती है उस टाइम वेट होता है वो होता है 900 से 1200 ग्राम होता है आईलिड होती है तो वो बच्चे की ओपन हो जाती है 7 महीने पर ठीक है तो आईलिड ओपन हो जाती है 7 महीने पर 7 महीने पे वेट होता है वो होता है 900 से 1200 ग्राम लेंथ होती है 35 सेंटीमीटर ठीक है पेपिलरी ठीक है ओके प्यूपिलरी मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाती है ठीक है 7 महीने पर प्यूपिलरी मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है बोनी सेंटर ऑफ द स्टर्नम एंड टेलस का अपियर हो जाता है ठीक है बोनी सेंटर ऑफ द स्टर्नम और टेलस का अपियर हो जाता है अब खास बात कर लेते हैं कि डेड बोर्न के क्या क्या फीचर्स होते हैं ठीक है ओके फीचर्स ऑफ द डेड बोर्न इसके अंदर होता है सबसे पहले एक होता है राइगर मोटिस या उसको बोलते हैं रोबोट साइन फर्स्ट है राइगर मोटिस या रोबोट साइन उसके अंदर सेकंड है एसेप्टिक ऑटोलाइसिस उसको बोलते हैं मैसरेशन से उसके बाद होता है मम्मीफिकेशन उसके बाद होता है स्पाल्डिंग साइन एक होता है बॉल साइन एक होता है ओवर राइडिंग ऑफ द रिब्स ठीक है ओवर राइडिंग ऑफ द रिब्स तो ये खास साइन होते हैं बच्चा मर चुका है नहीं मर चुका है ठीक है ओके कौन कौन से फीचर्स है जो कि डेड बोर्न को इंडिकेट करते हैं पहला है रोबोट साइन और राइगर मोटिस एसेप्टिक ऑटोलाइसिस मैसरेशन और मम्मीफिकेशन स्पाल्डिंग साइन बॉल साइन ओवर क्राउडिंग ऑफ द रिब्स
सबसे पहला साइन होता है रॉबर्ट साइन। रॉबर्ट साइन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर भी पूछा गया है। इसके अंदर क्या होता है, अरोटा के अंदर एयर या गैस आ जाती है, ठीक है, एयर या गैस इन द अरोटा, इट इज द सबसे अर्लीस्ट साइन होता है और 12 आवर के अंदर ही दिखाई दे देता है, ठीक है। तो रॉबर्ट साइन होता है एयर या गैस इन द अरोटा, इट इज द अर्लीस्ट साइन सीन विद इन द 12 आवर, सीन विद इन द 12 आवर। अब अपन खास बात करते हैं डेड फीटस के अंदर कौन सा क्या क्या होता है। तो बात कर लेते हैं डेड फीटस के अंदर सबसे पहले मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है, ठीक है, डेड फीटस है और रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो चुकी है तो होगा पुट्रीफेक्शन। मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है तो पुट्रीफेक्शन होगा। मेम्ब्रेन अभी तक रप्चर नहीं हुई, मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, अंदर कोई भी एयर नहीं है, एमनियोटिक फ्लूइड एडिक्वेट है, मतलब पूरा कंप्लीट प्रेजेंट है, एमनियोटिक फ्लूइड है, एयर नहीं है, मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो उसके अंदर है एडिक्वेट फ्लूइड है तो इसके अंदर होता है मैसरेशन। और मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत ही कम है, स्कैंटी है और लेस ब्लड सप्लाई है तो होता है ममीफिकेशन, ठीक है। ब्लड सप्लाई लेस है, ब्लड सप्लाई है वो लेस है, एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम है और मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो होता है ममीफिकेशन। तो खास बात है ममीफिकेशन कब होता है और मैसरेशन कब होता है। तो ममीफिकेशन के अंदर है मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट चाहिए, एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम मात्रा के अंदर होना चाहिए, ब्लड सप्लाई है वो कम होनी चाहिए तो होगा ममीफिकेशन। एक होता है आपका मैसरेशन। मैसरेशन कब होगा, मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट होनी चाहिए, एयर है वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, एमनियोटिक फ्लूइड है वो एडिक्वेट होना चाहिए तो होगा मैसरेशन। और मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है तो होगा पुट्रीफेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन कब कब क्या क्या होगा। इसके बाद आता मैसरेशन, आपने पढ़ लिया था मैसरेशन के लिए खास बात क्या होती है, इसका नाम मैसरेशन होता क्या है, इसका डायग्राम भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसके अंदर होता है स्किन है वो आपकी रेड और पील्ड ऑफ होगी, सबसे बड़ा साइन अपन को देखेगा डायग्राम के अंदर, स्किन रेड एंड पील्ड ऑफ होती है, ठीक है। फीटस होता है वो सॉफ्ट एंड फ्लेसिड हो जाता है, इसमें 3 से 4 दिन लगते हैं, ठीक है। मैसरेशन है वो 3 से 4 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाता है, मैसरेशन है वो 3 से 4 दिन में हो जाता है, फीटस है वो इसके अंदर सॉफ्ट हो जाता है और फ्लेसिड हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एसेप्टिक ऑटोलाइसिस होता है। एसेप्टिक ऑटोलाइसिस होता है, इसमें सराउंडेड बाय द एसेप्टिक एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा सराउंडेड होता है, एसेप्टिक एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा ये सराउंडेड होता है। इसके अंदर स्किन है वो रेड एंड पील्ड ऑफ हो जाती है। इसके अंदर स्मेल कैसे आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मेल इसके अंदर मैसरेशन के अंदर आती है, स्वीट स्मेल आती है, स्वीट स्मेल आती है, खास बात है, स्वीट स्मेल आती है मैसरेशन के अंदर। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ द, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन होता है डेड बॉर्न का, ठीक है। तो मैसरेशन होता है, मैसरेशन के फीटस है वो सॉफ्ट एंड फ्लेसिड हो जाता है 3 से 4 दिन के अंदर। एसेप्टिक ऑटोलाइसिस होता है, फिर सराउंडेड बाय द एसेप्टिक एमनियोटिक फ्लूइड और स्किन है वो रेड एंड पील्ड ऑफ हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सीट है इसके अंदर, खास बात है इसके अंदर कौन सी स्मेल आती है तो वो होती है आपकी स्वीट स्मेल आती है और ये इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ द डेड बॉर्न और इसका डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैसरेशन का स्किन है वो आपको यहाँ पर देख सकते हो पील्ड ऑफ हो रही है, ठीक है, जगह जगह स्किन है वो पील्ड ऑफ हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है आपका ममीफाइड फीटस भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, ममीफाइड फीटस का भी डायग्राम आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ममीफाइड फीटस, ठीक है। ये ममीफाइड फीटस कभी दिखाई देता है, सीन व्हेन द एमनियोटिक फ्लूइड, आपने पढ़ा था इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड कम मात्रा के अंदर होना चाहिए, ब्लड एयर ब्लड सप्लाई टू द फीटस सब कुछ कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, ठीक है। तो फीटस के अंदर ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए, एयर भी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए और एमनियोटिक फ्लूइड भी कम मात्रा के अंदर होना चाहिए, तब होता है ममीफिकेशन। इसके अंदर फीटस है वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है और एकदम श्रंकन हो जाता है और ये डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। एक होता है स्पाल्डिंग साइन, होता है स्पाल्डिंग साइन, स्पाल्डिंग साइन होता है, स्पाल्डिंग साइन इसके अंदर क्या होता है, बोन्स की ओवरलैपिंग होती है, नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। स्पाल्डिंग साइन होता है बिकॉज ऑफ द लिक्विफेक्शन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के लिक्विफेक्शन की वजह से जो क्रेनियम बोन होती है वो ओवरलैप कर जाती है, ठीक है। ये होता है आपका स्पाल्डिंग साइन। एक होता है हाइपरफ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन, स्पाइन का हाइपरफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है, हाइपरफ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन या फिर क्राउडिंग, रिब्स है वो एक दूसरे के ऊपर क्राउडिंग हो जाती है, ठीक है, प्लस क्राउडिंग ऑफ द रिब, ठीक है, हाइपरफ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन एंड क्राउडिंग ऑफ द रिब। एक होता है आपका, ठीक है, ड्यूअल हेलो साइन, इसके अंदर क्या होता है, स्कल की टेबल होती है वो ड्यूअल हेलो साइन दिखाती है क्योंकि सबक्यूटेनियस फैट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ये इनर टेबल है, ये आउटर टेबल है, इसके बीच में फैट आ जाती है, इसकी वजह से ये आपका दिखता है डुअल हेलो साइन, इंपॉर्टेंट है डुअल हेलो साइन, ठीक है, डुअल हेलो साइन, ठीक है। ओके, डुअल हेलो साइन होता है, ठीक है, फीटल स्कल्स शो द डुअल हेलो साइन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज द सबक्यूटेनियस फैट। इसके अलावा कौन कौन सी फाइंडिंग है जो कि अपन को लाइव बच्चे के अंदर दिखती है, ठीक है, लाइव बॉर्न के अंदर अपन को दिखती है। सबसे पहले रेस्पिरेशन साइन है वो प्रेजेंट होते हैं, खास बात है लाइव बॉर्न है तो रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेटरी साइन प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर लंग है, यदि एक भी सांस लिए तो लंग का वॉल्यूमिन, लंग है वो वॉल्यूमिनस होंगे, इन्फ्लेटेड हो चुके हैं, लंग सॉफ्ट होते हैं, लंग का वेट बढ़ जाता है, लंग है वो राउंडेड होते हैं, मार्जिन इसकी मार्जिन है वो राउंडेड होती है और ये लाइट रेड इन द कलर के अंदर होते हैं, ठीक है। तो फाइंडिंग इन द न्यूबॉर्न के अंदर रेस्पिरेशन साइन प्रेजेंट होते हैं, लंग इसके अंदर है वो वॉल्यूमिनस हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, लंग इसके अंदर वॉल्यूमिनस हो जाते हैं और इन्फ्लेटेड हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं, वेट लंग्स का वेट बढ़ जाता है, मार्जिन है वो राउंडेड हो जाते हैं, लाइट रेड कलर का होता है। पोजीशंस ऑफ द डायफ्राम के अंदर अपन बात करते हैं, पोजीशंस ऑफ द डायफ्राम के अंदर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर बिकम लोअर हो जाता है, 6वीं से 7वीं रिब के आसपास होता है। रेस्पिरेशन से पहले वो 6वीं से 5वीं रिब के आसपास होता है, रेस्पिरेशन के बाद वो 6वीं से 7वीं रिब के आसपास होता है। पोजीशंस ऑफ द डायफ्राम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पोजीशंस ऑफ द डायफ्राम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन 2-4 आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उसके बाद टेस्ट पढ़ेंगे। आर्टिकल्स अपन देख लेते हैं। सबसे पहले होता है आर्टिकल 21A, इसके अंदर होता है फ्री एजुकेशन होता है 6 से, ठीक है, ओके, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है वो है आर्टिकल आपका 21 है, 21A। एक होता है आर्टिकल 24, 14 साल तक के बच्चों को खतरनाक काम न करवाएं, ठीक है, 14 साल तक के बच्चों को खतरनाक काम नहीं करवाएं, वो है आर्टिकल 24। और आर्टिकल 21 है फ्री एजुकेशन है, ओके, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। आर्टिकल 45 होता है राइट टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन, ओके, फॉर ऑल चिल्ड्रन, ओके, अप टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ द 6 ईयर, ठीक है, दे कंप्लीट द एज ऑफ द 6 ईयर, ठीक है, राइट फॉर द, इसमें 6 साल तक बच्चों के 6 साल तक है वो 45 आर्टिकल 45 के अंदर है, ओके, राइट टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, ओके, अप टिल दे कंप्लीट एज ऑफ द 6 ईयर। नीट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन बच्चों से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बात कर लेते हैं कौन कौन से टेस्ट है जो कि लाइव बॉर्न को इंडिकेट करते हैं। टेस्ट विच सजेस्ट द एयर एंट्री को सजेस्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है व्रीडेंस टेस्ट, ठीक है, सबसे पहले आपका है, ठीक है, व्रीडेंस टेस्ट होता है एयर प्रेजेंट इन द ईयर, कान के अंदर एयर प्रेजेंट है, इसका मतलब उसने रेस्पिरेशन किया है, ठीक है, एयर प्रेजेंट इन द ईयर। सबसे पहला है व्रीडेंस साइन एयर प्रेजेंट इन द ईयर। सेकंड होता है आपका ब्रेस, ठीक है, ओके, ब्रेसलाउ सेकंड लाइफ टेस्ट, इसके अंदर है एयर है वो स्टोमक और इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है, नीट के अंदर पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहला होता है एयर है वो ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं व्रीडेंस टेस्ट। एक है एयर स्टोमक और इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं ब्रेसलाउ सेकंड लाइफ टेस्ट। एक होता है आपका फोडेरे, ठीक है, फोडेरे टेस्ट, इसके अंदर लंग का वेट होता है वो डबल हो जाता है रेस्पिरेशन के बाद में, लंग का वेट डबल हो जाता है, रेस्पिरेशन से पहले वो 30 ग्राम होता है, रेस्पिरेशन के बाद लंग का वेट है वो 60 ग्राम हो जाता है। एक होता है आपका प्लोक्यूट टेस्ट, इसके अंदर क्या होता है प्रोपोर्शंस ऑफ द लंग वेट, ठीक है, प्रोपोर्शन अपन देखते हैं लंग वेट अपॉन बॉडी वेट, ठीक है, अच्छा प्रोपोर्शन अपन देखते हैं लंग वेट अपॉन बॉडी वेट, वो होता है आपका प्लोक्यूट टेस्ट, ठीक है, ये देख सकते हो लंग वेट अपॉन बॉडी वेट। नॉर्मली क्या होता है रेस्पिरेशन से पहले वो होता है 1/70 और 1/35 हो जाता है रेस्पिरेशन के बाद में, तो रेस्पिरेशन से पहले 1/70 होता है और रेस्पिरेशन के बाद में हो जाता है 1/35 हो जाता है, लंग वेट अपॉन बॉडी वेट होता है, उसको बोलते हैं प्लोक्यूट टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में एक टेस्ट होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट होता है, ये होता है आपका, ठीक है, ओके, ब्रेसलाउ फर्स्ट लाइफ टेस्ट अपॉन ये होता है, या उसको बोलते हैं रेघाट टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है अपन लंग को क्या करते हैं, लंग को अपन इसके अंदर खास बात है, ठीक है, डोंट श्रिंक इन द वाटर, ठीक है, और फ्लोट इन द वाटर, ये पानी के अंदर डूबते नहीं है, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है पॉइंट, ठीक है, ओके, 0.94, ये इसका मतलब रेस्पिरेशन प्रेजेंट है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम है तो ये पानी के अंदर डूबते नहीं, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, इसका मतलब रेस्पिरेशन प्रेजेंट है। सेकंड होता है ये पानी के अंदर डूब जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो एक होती है और वाटर की भी एक होती है, तो इसका मतलब रेस्पिरेशन एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद होता है ये कभी-कभी क्या होता है हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट होता है वो फाल्स पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, फाल्स पॉजिटिव आ जाता है। फाल्स पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि वो लंग उसने सांस ली नहीं फिर भी लंग तैरेंगे, कब कब तैरेंगे, जो कि नॉन रेस्पायर्ड लंग सो द पॉजिटिव टेस्ट, इसके अंदर डीकंपोजिशन हो रहा है तो लंग के अंदर गैस बन जाएगी। लीवर, इसके अंदर अपन लीवर टेकन एज ए कंट्रोल लेते हैं, ठीक है, लीवर अपन इसके अंदर कंट्रोल लेते हैं, खास बात है नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो फाल्स हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट होता है वो फाल्स नेगेटिव आता है, इसके अंदर गैस इन द लंग के अंदर होती है क्योंकि डीकंपोजिशन की वजह से गैस बन चुकी है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, अपने बाहर से अम्बू बैग से दिए तो भी उसके लंग के अंदर उसमें ल्यूमिनस हो चुके हैं तो वो भी फ्लोट करेंगे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, डीकंपोजिशन और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। उसके अलावा फाल्स नेगेटिव भी आ सकता है, फाल्स नेगेटिव का मतलब ये उसने सांस लिए फिर भी उसमें नेगेटिव आ सकता है, तो ये कब कब आएगा, ये अपना आएगा सबसे पहले, ओके, इसके अंदर फीटस रेस्पिरेशन एक्यूट बट टेस्ट इज द नेगेटिव। एक है उसके अंदर पल्मोनरी इडिमा हो चुका है तो वही वजन कम हो चुका है, गैस उसे निकल चुकी है, पल्मोनरी इडिमा के अंदर वो फाल्स नेगेटिव आता है, तैरना चाहिए पर तैरेगा नहीं। उसके अलावा एल्यूलर, ठीक है, एल्यूलर डक्ट मेम्ब्रेन, और उसके बाद होता है फीबल रेस्पिरेटरी एफर्ट। उसके बाद होता है आपका निमोनिया और एयर एब्जॉर्ब बाय द लंग, ठीक है, एयर एब्जॉर्ब बाय द लंग, निमोनिया, फीबल रेस्पिरेटरी एफर्ट, एल्यूलर डक्ट मेम्ब्रेन और पल्मोनरी इडिमा, इन सब के अंदर आता है फाल्स नेगेटिव। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं अम्बिलिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर, अम्बिलिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है अम्बिलिकल। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरी सबसे पहले अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर अपन बात करते हैं क्लोजेज बाय द थर्ड डे, ठीक है, ये थर्ड डे के अंदर क्लोज हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसने लिखा है इसके ये फॉर्म करती है, फॉर्म क्या करती है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्म करती है अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो थर्ड डे के अंदर क्लोज हो जाती है, वो फॉर्म करती है मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड बनाती है। वेन होती है वो चौथे दिन क्लोज हो जाती है, लिगामेंटम टीरीज बनाती है, ठीक है, वेन है वो लिगामेंटम टीरीज बनाती है, आर्टरी है वो बनाती है मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड, और कोड है वो क्लोज हो जाती है 5वें से 6ठे दिन और वो, ठीक है, फॉलो अप हो जाती है। दूसरा होता है डक्टस विनोसस है वो आपका होता है, ओके, क्लोज होता है 3 से 5वें दिन, डक्टस विनोसस 3 से 5वें दिन क्लोज होता है और कोड है वो 5वें से 6ठे दिन क्लोज होती है। वेन है वो चौथे दिन क्लोज होती है, लिगामेंटम टीरीज बनाती है, आर्टरी है सबसे पहले क्लोज होती है, तीसरे दिन क्लोज होती है और ये बनाती है मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड बनाती है। एक आपका होता है डक्टस आर्टेरियोसस, ये होता है 7वें से 10वें दिन क्लोज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डक्टस आर्टेरियोसस को कौन कौन से फैक्टर क्लोज करते हैं, कब क्लोज करना चाहिए, कब क्लोज नहीं करना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी दवाएं इसको क्लोज करती है, नीट के अंदर बार-बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक होता है फोरामेन ओवेल होता है, ये क्लोज होता है आपका 2 से 3 मंथ लग जाते हैं, ठीक है, फोरामेन ओवेल होते हैं दोनों एट्रिया के बीच में होता है, ये 2 से 3 मंथ बाद क्लोज होता है। क्राइंग ऑफ द बेबी इंट्रा यूटेराइन, उसको बोलते हैं, ओके, वेजिटस यूटेरिनस, क्राइंग्स ऑफ द बेबी इन द वेजाइनल कैनाल, उसको बोलते हैं वेजिटस वेजाइनलिस, ठीक है। जब भी बेबी क्राई करता है, एक तो यूट्रस के अंदर इंट्रा यूटेराइन क्राई करता है, उसको बोलते हैं ओके यूटेरिनस, ठीक है, वेजिटस यूटेरिनस, और दूसरा होता है क्राइंग वेजाइनल कैनाल के अंदर करता है, उसको बोलते हैं वेजिटस वेजाइनलिस। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे, सिफिल हेमेटोमा क्या होता है और कैपुट सक्सिटेनम क्या होता है, हर एग्जाम के अंदर बार-बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैपुट सक्सिटेनम और सिफिल हेमेटोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सिफिल हेमेटोमा कैपुट सक्सिटेनम के ऊपर अपने एक ट्रिक बनाई थी कि इसके अंदर है कैप मतलब ऊपर होगा, कैप ऊपर होती है तो ये ऊपर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर होता है सिफिल हेमेटोमा के अंदर इंजरी होती है, इंस्ट्रूमेंटल इंजरी होती है, ठीक है, सिफिल हेमेटोमा के अंदर इंजरी होती है वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है। ये होता है पेरियोस्टियम और स्कल के बीच में होता है, मतलब पेरियोस्टियम और स्कल के बीच में होता है, वो तो है आपका सिफिल हेमेटोमा, ठीक है। मोस्ट कॉमनली राइट पैराइटल बोन के द्वारा के पास होता है, राइट पैराइटल बोन। सिफिल हेमेटोमा नेवर क्रॉसेस द स्विचर लाइन, ये कभी भी स्विचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है, तो सिफिल हेमेटोमा स्विचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है, मोस्ट कॉमनली होता है राइट पैराइटल बोन के अंदर होता है, प्रेजेंट बिटवीन द पेरियोस्टियम और स्कल के बीच में होता है, और इंजरी होती है इंस्ट्रूमेंटल इंजरी की वजह से ये होता है। दूसरा इसको टक्कर देने वाला होता है आपका
कैपुट सक्सीडेनम के अंदर अपन बात कर लेते हैं, इसके अंदर होता है इडिमा और कंजेशन हो जाता है स्कैल्प का बिकॉज ऑफ द प्रेशर प्रोड्यूस बाय द वेजाइनल रिंग, ठीक है, वेजाइनल रिंग की वजह से स्कैल्प के अंदर होता है, ठीक है, इडिमा और कंजेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है, लेबर के टाइम होता है, लंबे टाइम तक वो एक ही जगह रहता है, उसकी वजह से होता है वो है कैपुट सक्सीडेनम होता है, ठीक है, कैपुट सक्सीडेनम होता है, इडिमा एंड कंजेशन ऑफ द, ठीक है, ओके, इडिमा एंड कंजेशन ऑफ द स्कैल्प, ठीक है, इडिमा एंड कंजेशन ऑफ द स्कैल्प, ठीक है, ओके, बिकॉज ऑफ द प्रेशर प्रोड्यूस बाय द वेजाइनल रिंग। उसके बाद में आता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ठीक है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम SIDS, इसको बोलते हैं क्रिब डेथ या कोट डेथ, ठीक है, क्रिब डेथ या कोट डेथ बोलते हैं। नो कॉज कैन बी ए सर्टेन आफ्टर डेथ नेगेटिव ऑटोप्सी, इसके अंदर ऑटोप्सी होती है वो नेगेटिव आती है, कोई भी कॉज नहीं मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है स्लीप एपनिया, ठीक है, स्लीप एपनिया की वजह से डेथ हो जाती है, उसमें कोई कॉज भी नहीं मिलता है। IPC 312 से 316 तक आपने पढ़ लिया, ये क्रिमिनल एबॉर्शन की 5 धाराएं होती है, ठीक है, क्रिमिनल एबॉर्शन की 5 धाराएं होती है। इसके अंदर अपन आगे पढ़ेंगे 317 और 318। 317 होती है आपकी, ये होती है एबेंडोइंग द चाइल्ड लेस देन 12 ईयर, ठीक है, 12 साल से छोटे बच्चे को त्याग देना, 12 साल से छोटे बच्चे को त्याग देना, उसको बोलते हैं एबेंडोनिंग द चाइल्ड लेस देन 12 ईयर। दूसरा होता है 18 होती है IPC 318 होती है, इसके अंदर है कंसीलमेंट ऑफ द बर्थ, ठीक है, बर्थ को छुपाना, कंसीलमेंट ऑफ द बर्थ को छुपाना, तो इसके अंदर पनिशमेंट होता है वो होता है 2 साल और प्लस फाइन भी लगता है, ठीक है, पनिशमेंट होता है 2 साल तक का पनिशमेंट और फाइन लगता है, कंसीलमेंट ऑफ द बर्थ। 317 होता है एबेंडोइंग द चाइल्ड लेस देन 12 ईयर, और 312 से 316 होता है क्रिमिनल एबॉर्शन। मोस्ट कॉमन कॉज होता है स्लीप एपनिया, और इसके अंदर ऑटोप्सी नेगेटिव होती है, और इसके अंदर इसको बोलते हैं क्रिब या कोट डेथ। ये होता है आपका सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। उसके बाद आता है बेटेड बेबी सिंड्रोम, इसको बोलते हैं कैफे सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसके अंदर बेबी अब्यूज होता है फिजिकली बाय द गार्जियंस के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा रिपीटेडली बार-बार होता है। इसके अंदर हिस्ट्री गिवन बाय द पेरेंट्स एंड फिजिकल फाइंडिंग ऑन द बेबी, इसके अंदर वो इनकंसिस्टेंट होती है। मल्टीपल इंजरी होती है, वो वेरियस साइट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मल्टीपल इंजरी ऑफ द वेरियस ड्यूरेशन इस सीन मिलती है, ठीक है, मल्टीपल्स इंजरी मिलती है, अलग-अलग ड्यूरेशंस की मल्टीपल्स इंजरी मिलती है, ठीक है, मल्टीपल इंजरीज ऑफ द वेरियस ड्यूरेशन इज सीन। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर अपन को मेटाफाइजियल फ्रैक्चर्स मिलते हैं, मल्टीपल रिब का फ्रैक्चर्स मिलता है, इंपॉर्टेंट बात है, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर मिलता है, और इसके अंदर साइन मिलता है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ द बी डेफिरेंस, ठीक है, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर के अंदर मिलता है स्ट्रिंग्स ऑफ द बी डेफिरेंस। दूसरा होता है मेटाफाइजियल फ्रैक्चर्स ऑफ द लॉन्ग बोन का मेटाफाइजियल फ्रैक्चर्स होता है, इसको बोलते हैं बकेट हैंडल फ्रैक्चर या कॉर्नर फ्रैक्चर, इंपॉर्टेंट है, बकल हैंडल, ठीक है, बकेट हैंडल फ्रैक्चर या उसको बोलते हैं कॉर्नर फ्रैक्चर। एक होता है स्ट्रिंग ऑफ द बी डेफिरेंस, ठीक है, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर होता है, उसको बोलते हैं, और मल्टीपल इंजरी मिलती है वेरियस ड्यूरेशंस की, ये तीनों ही खास बात है। इसके अलावा इसके अंदर स्कल का फ्रैक्चर होता है, उसको बोलते हैं एग सेल फ्रैक्चर, ठीक है, स्कल का फ्रैक्चर होता है, उसको बोलते हैं एग सेल। एक होता है नोबिंग फ्रैक्चर्स भी होता है, ठीक है, नोबिंग फ्रैक्चर्स भी होता है। इसके अंदर ये चारों 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। इसके अंदर है एक तो मल्टीपल इंजरी ऑफ द वेरियस ड्यूरेशन की मिलेगी, एक मल्टीपल रिब का फ्रैक्चर मिलेगा, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ द बी डेफिरेंस, एक मेटाफाइजियल फ्रैक्चर मिलेगा लॉन्ग बोन का, उसको बोलते हैं बकेट हैंडल फ्रैक्चर या कॉर्नर फ्रैक्चर, एक स्कल का फ्रैक्चर मिलेगा, उसको बोलते हैं एग सेल फ्रैक्चर, एक नोबिंग फ्रैक्चर मिलता है। एक होता है आपका शेकन बेबी सिंड्रोम, इसी का दूसरा नाम होता है शेकन बेबी सिंड्रोम, ठीक है, शेकन बेबी सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, इस कैरेक्टराइज्ड बाय इंट्राओकुलर ब्लीड, आंख के अंदर ब्लीड हो जाता है, इंट्राओकुलर ब्लीड होता है। इसके अंदर कौन सा हेमरेज होता है, वो होता है आपका डॉट ब्लॉट हेमरेज। इसके अलावा होता है पेरी ऑर्बिटल हेमेटोमा हो जाता है, आंख के आसपास हेमेटोमा हो जाता है। इसके अलावा कौन सा हेमरेज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर होता है सब ड्यूरल हेमरेज, बार-बार पूछा जा रहा है कौन सा हेमरेज होता है बेटेड बेबी सिंड्रोम के अंदर, वो होता है आपका SDS, सब ड्यूरल हेमरेज होता है, पेरी ऑर्बिटल हेमेटोमा होता है, इंट्राओकुलर ब्लीड होता है, इसको बोलते हैं इन्फेंटाइल विपब्लास सिंड्रोम, ठीक है, इन्फेंटाइल विपब्लास सिंड्रोम बिकॉज ऑफ द रिपीटेड शेकिंग, बच्चे को बार-बार शेक करने की वजह से फर्स्टली हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है नेक का, या हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है ना, ओके, फर्स्ट हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक या हाइपर एक्सटेंशन इंजरी ऑफ द नेक, ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन इंजरी हो जाती है नेक की। इसके अलावा 6 पेनी ब्रूज एंड कॉइन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटेड बेबी सिंड्रोम के अंदर होती है 6 पेनी ब्रूज या कॉइन शेप ब्रूज होती है, मे बी प्रेजेंट आपको मिलेगी बेबी के बॉडी के ऊपर। इसके अलावा इसके अंदर है बहुत इंपॉर्टेंट है बटरफ्लाई ब्रूज भी मिलती है, ठीक है, 6 पेनी ब्रूज या कॉइन शेप ब्रूज और बटरफ्लाई ब्रूज इसके अंदर बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये आपका होता है बेटेड बेबी सिंड्रोम, बेटेड बेबी सिंड्रोम।